नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एपेक्स ग्रुप पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 31 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हो गया है। कब? 31 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हो चुका है। सबका एग्ज़ाम, जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्राथमिक लेवल दोनों लेवल के लिए या प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको ईवीएस की मैं पूरा कंप्लीट ईवीएस की पूरा एनसीईआरटी पैटर्न की पूरा कंप्लीट आपको 15 नंबर के जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से पूरा हम कंप्लीट करा देंगे। और आपको इसी टेलीग्राम पे आपको एपेक्स ग्रुप सर्च करना है दोस्तों। एपेक्स ग्रुप सर्च करना है, आपको पूरा आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप बस हमारे एपेक्स ग्रुप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है दोस्तों। चलिए, बांस से बना पुल। चलिए दोस्तों देखिए, बांस से बना पुल हम लोग ये कहाँ पे उपयोग होता है? बांस से बना पुल असम में उपयोग होता है, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बांस से बने पुल पे के द्वारा स्कूल पर जाते हैं, अपने स्कूल जाते हैं बांस से बने पुल पे। क्योंकि वहाँ पे भारी वर्षा होती है, इसलिए लोग बांस से बने पुल पे चढ़ के विद्यालय जाते हैं बच्चे। हाँ, ट्राली से मजबूत लोहे की रस्सी से टंगी ट्राली, मतलब ये लद्दाख में जो होता है, लद्दाख में बच्चे कैसे जाते हैं? लद्दाख में बच्चे जो हैं, ये जो ट्राली होती है, ट्राली के माध्यम से, मतलब एक छोर से दूसरे छोर पे बंधी रहती है, रस्सी बंधी रहती है, उसी के माध्यम से लोहे की छड़ लगी रहती है, उसी के माध्यम से जो बच्चे ट्राली में बैठकर स्कूल पे जाते हैं। सीमेंट का पुल, ये तो सबको पता ही होगा। सीमेंट का पुल समान क्षेत्रों में यूज होता है। आजकल हमारे गलिए मोहल्ले में सब जगह हाईवे पे देखे होंगे, जहाँ पे नदियाँ जाती हैं, उसके ऊपर सीमेंट के सामान्य क्षेत्र में सीमेंट का पुल यूज हो रहा है। लकड़ी से बनी छोटी नाव, क्या है दोस्तों? लकड़ी से बनी छोटी नाव, जिसको हम वल्लम कहते हैं। लकड़ी से बनी छोटी नाव जो वल्लम है, ये कहाँ की है? यह केरल में, जिसका यूज क्या होता है? केरल में होता है। किसका? लकड़ी से बनी छोटी नाव, जिसको हम वल्लम बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा है, वल्लम, ये नाम याद रखना दोस्तों। वल्लम कहाँ पे है? ये वल्लम एक नाव का नाम है जो केरल में होता है। इससे बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, नाव में बैठकर लोग स्कूल जाते हैं। ऊंट गाड़ी, ये तो सबको ही पता होगा, ऊंट गाड़ी का यूज राजस्थान में होता है। चलिए देखिए, बर्फ पर चलते बच्चे, ये जो कहाँ पे एग्जाम में पूछेगा कि कहाँ पे बच्चे जो होते हैं बर्फ पे चलते हुए स्कूल जाते हैं। ये उत्तर की पहाड़ियों में दोस्तों, उत्तर के पहाड़ियों में बच्चे जो है बर्फ पे चल के जाते हैं। उत्तर की पहाड़ियों में किस पे जाते हैं? बर्फ पे जाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पे पाए जाते हैं? यह उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, जहाँ पे उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते के बीच में होके बच्चे विद्यालय जाते हैं, उत्तराखंड में। चलिए दोस्तोों, अब एक एक टॉपिक करके हम सीखेंगे। चलिए, अब पहला टॉपिक है एलिफेंट, मतलब हाथी। हाथी से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर दिए होंगे, देखे होंगे, तो उसमें पूछा है कि मतलब आप जान जाएंगे कि ये हाथी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो अब की बार भी उम्मीद है कि हाथी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखिए दोस्तों, हाथी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हाँ, तो क्या है? एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। एक हाथी जो होता है, एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम, जो पॉइंट है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप समझिए, और आपके पास रटने का समय नहीं है कि नोट्स बना लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप समझिए, एक हाथी कितना वो खा लेता है? एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। चलिए देखिए कि एक हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही दिन में सोता है। एक हाथी, सामान्य हाथी कितना? 2 से 4 घंटे ही सोता है। चलिए दोस्तों, नीचे देखिए, जो ये हाथी होता है, यह कीचड़ में खेलना ज़्यादा पसंद करता है। हाथी जो है, ये अधिकतर पानी और कीचड़ में खेलना चाहते हैं, जिससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। चलिए,
देखिए हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और उनके बच्चे रहते हैं, अर्थात कि मतलब हाथी का जो झुंड होता है उसमें हथनियां और उनके बच्चे रहते हैं, ना कि हाथी भी होता है दोस्तों, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, कब तक रहता है अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। और एक चीज यहां से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ये झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है, यह झुंड की क्या होती है, यही झुंड की नेता होती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वह झुंड की नेता होती है। देखिए दोस्तों, एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और वो बच्चे रहते हैं। हाथी केवल क्या है, हाथी केवल 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। मैंने अभी बताया है पीछे, हाथी झुंड छोड़कर चले जाते हैं या 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। ठीक, अभी मैंने आपको ये भी बताया कि ये बुजुर्ग हथनी जो होती है यही झुंड की नेता होती है। 3 महीने के हाथी का बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। यह ऑप्शन में दिया रहता है दोस्तों। 3 महीने का जो हाथी होता है, उसका हाथी का बच्चा होता है वह 200 किलोग्राम का, उसका वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ये सबको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ये नेपाल में है। कहाँ पे है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई, इसमें संशय है दोस्तों, लेकिन संशय आपको नहीं कुछ नहीं, आपके ऑप्शन में अगर दोस्तों देखिए एनसीईआरटी के बुक में देखा गया है तो उसमें क्या दिया है, एनसीईआरटी के बुक में दिया है कि 8,900 मीटर, 8,900 मीटर यह एनसीईआरटी के बुक में दिया है कि माउंट एवरेस्ट की एनसीईआरटी में दोस्तों बताया गया है, एनसीईआरटी में क्या है कि दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,900 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई एनसीईआरटी की बुक में दिया है 8,900 मीटर, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे कि देखा जाए तो 8,800 क्या दोस्तों, 8,848 मीटर जो होता है यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगर ऑप्शन में 8,848 ऑप्शन में है तो इसको सही मार देंगे। अगर इसमें 8,900 भी ऑप्शन में है तो आपको ये मानना है, दोनों ऑप्शन में है तो 8,900 ही मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस पर ही क्वेश्चन सही होते हैं। सीटेट के जो एनसीईआरटी मान्य करेगी वही सही होगा, और एनसीईआरटी के बुक में 8,900 ही दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, पक्षी के बारे में जानिए दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा है पक्षी से क्वेश्चन। चलिए देखिए पक्षी के बारे में। पक्षियों के आंख मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा सिर के तरफ होते हैं। आप देखे होंगे कि पक्षियों के आंख जो होती हैं सिर पे होती हैं, सिर की तरफ होती हैं। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, पक्षियों को कान दिखाई नहीं देते हैं, यह उनके पंखों से ढके होते हैं। पक्षियों का कान क्या होता है, उनके पंखों से ढके होते हैं। मगरमच्छ के बारे में देखिए दोस्तों, मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ के कान दिखते नहीं है, परंतु कान इनके आंख के पीछे छोटा सा छिद्र की तरह होता है। मगरमच्छ जो होता है उसका भी कान होते हैं, वो जो होता है इसके आंख के थोड़ा पीछे जो होता है वहां पे एक छिद्र की तरह होता है। चलिए दोस्तों देखिए, अभी पशुओं के बारे में एक विशेष जानकारी आपको देंगे जो एग्जाम में पूछता है बार बार। चलिए देखिए, बालों की वजह से, एक एग्जाम में पूछा है दोस्तों, बालों की वजह से जो जीवों पर धार दिखाई देते हैं, डिजाइन दिखाई देते हैं, पैटर्न दिखाई देते हैं, बालों की वजह से दिखाई देते हैं। जैसे जानवर, बाघ हुआ, चीता हुआ, इनके सर पे जो पैटर्न दिखाई देते हैं, मतलब जो धार दिखाई देती है वह उनके बालों की वजह से ही दिखाई देती है। किससे दिखाई देते हैं, किसकी वजह से, बाल। अगर पशुओं के शरीर पर बाल ना हो तो पैटर्न दिखाई नहीं देगा। जैसे छिपकली है, उसके शरीर पर बाल नहीं होता है ना, इसलिए उसके शरीर पे पैटर्न, कोई धार दिखाई देती है नहीं, लेकिन बाल पे ही डिजाइन बनी हुई होती है। जैसे बाघ पे देखते हैं कि मतलब इधर उधर चितकबरे की तरह से बना हुआ होता है, छिपकली के ऊपर नहीं बना होता, नहीं। चलो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको नोट जरूर करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा दोस्तों। जिन पशुओं को, एक बार एग्जाम पूछता है, जिन पशुओं के कान और बाल बाहर दिखाई देंगे वे क्या बच्चे को जन्म देते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जिन पशुओं के कान और बाल बाहर दिखाई देते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे
आप देखे होंगे गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब क्या है जिनके कान बाहर दिख रहे हैं, वो क्या, वो बच्चे को जन्म देंगे। तथा नीचे देखिए दोस्तों, तथा जिन पशुओं पक्षियों के बाल व कान नहीं दिखाई देते हैं वो अंडे देते हैं। जैसे मगरमच्छ हुआ, इनके कान अभी इनके कान कहाँ होते हैं, एक छिद्र के आकार का होता है, वो बाहर नहीं दिखता है, बाहर नहीं निकले होते हैं। अर्थात जो देखिए मगरमच्छ हुए, पक्षी हुए, ये सब क्या है, इनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। ये क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं। ठीक दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा कि जिनके कान बाहर दिखाई देंगे वो बच्चे देंगे, जिन पशु पक्षियों के कान बाहर नहीं दिखाई देंगे वो क्या, अंडे देंगे। चलिए नीचे देखिए, एक नाव से संबंधित और बात। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि एक केरल में नाव का यूज होता है वल्लम। वल्लम एक नाव है, केरल में यूज होता है, बच्चे इससे विद्यालय जाते हैं। और एक फेरी भी नाव है दोस्तों, क्या, फेरी भी एक प्रकार की नाव है जिसका उपयोग केरल में होता है। वल्लम का भी उपयोग कहाँ पे होता है दोस्तों, केरल में होता है। और फेरी नाव है, इसका भी उपयोग कहाँ पे होता है दोस्तों, केरल में ही होता है। आप बने रहिए दोस्तों, बस 5 से 6 दिन बचे हैं, 5 से 6 दिन में ही मैं आपका हर सब्जेक्ट क्लियर करूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, खेजड़ी गांव जो राजस्थान में जोधपुर के पास है, एक खेजड़ी गांव है, वह कहाँ पे है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। खेजड़ी गांव कहाँ पे है, राजस्थान में जोधपुर के पास है। इस गांव में लोगों को भीमास बिश्नोईस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिश्नोईस कहा जाता है। जो मतलब खेजड़ी गांव के लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, बिश्नोईस कहा जाता है। ठीक दोस्तों, देखिए ये क्या होता है, खेजड़ी जो गाँव है, खेजड़ी एक पौधा है। खेजड़ी गांव में ही राजस्थान में एक खेजड़ी नामक पौधा पाया जाता है, जो इसको मतलब खेजड़ी का पौधा होता है। देखिए एक एग्जाम में पूछा है दोस्तों, मैं यहाँ पे ऊपर लिख दिया हूँ, यह गर्म और शुष्क जगह पर होता है। खेजड़ी का पौधा कहाँ होता है, गर्म और शुष्क स्थानों में होता है। इसको पानी की जरूरत नहीं होती है। खेजड़ी के पेड़ को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पेड़ के में कभी कीड़े नहीं लगते। जैसे आप देखे होंगे गांव में बहुत सारे पेड़ होते हैं, आम के पेड़ होते हैं, उसमें क्या लग जाते हैं, दीमक लग जाते हैं। लेकिन यह खेजड़ी का पौधा है जो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। यह खेजड़ी का पौधा जो होता है, इसमें कभी भी दीमक नहीं लग सकते, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। आज देखा जाए बहुत पुराने पुराने घर भी हैं, जो अब लगभग 300 साल पुराने घर भी इसी पेड़ के लकड़ियों से बने हुए हैं, वह अब भी सुरक्षित है, क्योंकि वो उसमें कीड़े नहीं पड़े हैं, मतलब कीड़े नहीं लगे हैं, इसलिए वह सुरक्षित पड़े हैं। खेजड़ी का पेड़ जो होता है उसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं पड़ते हैं। चलिए मधुमक्खी के बारे में देखते हैं कुछ। मधुमक्खी एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है कि मधुमक्खी जो होती है, ये मधुमक्खी के बारे में एक बोचाचा गांव की एक लड़की होती है जो मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है। बोचाचा गांव जो कहाँ पे, मुजफ्फरपुर बिहार में है। वहाँ पे एक लड़की थी जो एक मधुमक्खी पर रिसर्च की थी, मधुमक्खियां कैसे करती हैं। बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों ये पॉइंट हमारा। मधुमक्खी अंडे अक्टूबर से दिसंबर में देती है। मधुमक्खी, नोट करिएगा पॉइंट दोस्तों, मधुमक्खी अंडे कब देती है, अक्टूबर से दिसंबर माह में देती है। एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। ये भी देख लीजिए कि एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। कौन होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है। एक रानी मधुमक्खी, क्या एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। सिर्फ रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। इसमें और सभी फीमेल मधुमक्खियां होती है जो वर्कर के रूप में कार्य करती हैं, जो क्या करते हैं, फूलों से, नरम पत्तियों से, सूरजमुखी का हुआ, सभी गुलाब के फूल, हर फूलों से, सरसों का फूल हुआ, सभी से ये क्या करती हैं, यह रस इकट्ठा करती हैं और क्या करते हैं, छत्ते में लाके एकत्रित करती हैं। मतलब फीमेल मधुमक्खियां क्या होती हैं, वर्कर के रूप में काम करती हैं। इसमें जो मेल मधुमक्खी होते हैं इनका विशेष कोई रोल नहीं होता है। अधिक से अधिक जो है फीमेल मधुमक्खियां होती है वह वर्क करती हैं। चलिए देखिए फूड ऑफ गुजरात। गुजरात में बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं, क्या दोस्तों, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपकी ट्रेन गुजरात पहुंच रही है, तो आप गुजरात में, मतलब कोई मान लीजिए एक मोहन है, वह गुजरात जा रहा है, वह ट्रेन से गुजरात में क्या किया, उतरा, तो वहाँ पे उसने कुछ खाया, तो वहाँ पे उसने ऑप्शन दे देगा क्या क्या खाया, छोले भटूरे या क्या कहे, ढोकला खाया, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस, मिठाई, मतलब यही ऑप्शन में रहेगा। आपको जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा ढोकला, चटनी
लेमन राइस मिठाई। यहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रिक लगा देना है कि वहाँ का फेवरेट फूड है, मतलब प्रसिद्ध भोजन है ये। प्रसिद्ध भोजन कहाँ का? यह गुजरात का प्रसिद्ध भोजन है ढोकला विद चटनी, मतलब ढोकला जो चटनी के साथ खाया जाता है, लेमन राइस और मिठाई के साथ। चलिए देखिए दोस्तों, अहमदाबाद वलसाड जो है कहाँ है? अहमदाबाद और वलसाड कहाँ पे स्थित है? यह गुजरात का भाग है। कहाँ पे? ये गुजरात का भाग है। चलिए देखिए दोस्तों, एक कोझिकोड़ा केरल में है, दक्षिण भारत में इसे कालीकट भी कहा जाता है। मुरमुरगांव गोवा में है। ये विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो विशेष इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोवा और केरल क्या है दोस्तों? गोवा और केरल के बीच 200 ब्रिज और 92 टनल्स है। अब कहेंगे ये टनल्स क्या होते हैं? टनल्स जो होते हैं दोस्तों, ये नदियों व झीलों के ऊपर बने ट्रेन के रास्ते जो होते हैं, नदी और झीलों के ऊपर जो रास्ते जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? टनल। ये गोवा से अगर आप केरल जा रहे हैं, गोवा से और अगर आप केरल जा रहे हैं, आपको ये नोट करना है, याद रखना है कि 2000 ब्रिज पड़ते हैं और 92 टनल पड़ते हैं। अगर आप गोवा से केरल जाएंगे तो 2000 ब्रिज क्रॉस करेंगे और 92 टनल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। गुजरात से केरल जाते समय ट्रेन 3 राज्य से होकर गुजरती है। आपको मैप के बारे में मैं बताऊंगा, जब मैप की क्लास लूंगा तो मैं मैप के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। जब गुजरात से अगर आप केरल जा रहे हैं तो उस समय ट्रेन जो होती है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। ये जो नोट्स मैं दिखा रहा हूँ ये मेरी खुद की नोट्स है दोस्तों। अगर ये नोट्स आप टेलीग्राम पे जाएंगे एपीएस ग्रुप पे, वहाँ से आप नोट्स प्रोवाइड आपको करवा दूंगा वहाँ टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर देंगे। आप नोट्स ही पढ़ के 2-3 बार रिवीजन करके जाएंगे, आपका 15 नंबर में से कम आपके 14-13 कंफर्म हो जाएंगे। यहाँ से पूछता ही एनसीईआरटी का 15 नंबर में से जितने भी पूछे जाएंगे यहाँ से बच जाएंगे आपके। चलिए देखिए, ये जो कोट्टायम कहाँ है? केरला में एक कस्बा है। ठीक, चलिए लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। जो मलयालम, ये आप रिवीजन कर लीजिएगा। मलयालम जो है केरला में बोली जाती है। कहाँ पे दोस्तों? मलयालम कहाँ? केरला में बोली जाती है। और कोंकणी कहाँ बोली जाती है? कोंकणी ये हमारे कर्नाटका में, महाराष्ट्र, गोवा और सम पार्ट ऑफ केरला और केरल के भी कुछ जगहों पे बोली जाती है। और मराठी कहाँ बोली जाती है दोस्तों? यह महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव में बोली जाती है। दादर नगर हवेली में भी हमारी क्या मराठी बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। गुजरात में भी हमारी मराठी बोली जाती है। चलिए देखिए दोस्तों, क्या हुआ? कनाडा में क्या दोस्तों? कनाडा में कर्नाटका बोला जाता है। कनाडा में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। चलिए, कुडुक में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। चलिए आपको बताऊं कि ट्रेन के टिकट के बारे में, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों, ट्रेन की जो टिकट होती है दोस्तों, ट्रेन की टिकट होती है उसमें क्या क्या लिखा होता है? ट्रेन नंबर लिखा होता है, सफर शुरुआत के दिन लिखा होता है, कौन सा डिब्बा, सीट और टिकट का मूल्य और दूरी किलोमीटर। एग्जाम में ये भी दे देगा कि कितना के, मतलब उसमें नेम भी दिया रहता है। ये नहीं, एनसीईआरटी में अभी चेंज नहीं हुआ है कि नेम दिया रहेगा, आपका नाम हम कुछ नहीं देगा। 5 ही चीजें हैं जो ट्रेन के टिकट पर लिखा रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। बार एग्जाम में पूछता है कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? चलिए देखिए दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की थी? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। ये नोट करिएगा, ऑप्शन में दे देता है या तमिलनाडु की रहने वाली है, तो आपको उसको हटाना रहता है। क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, आपको देखना है कि 4 ऑप्शन में से पहले आपको ऑप्शन हटाना ही आना चाहिए कि आप 4 ऑप्शन है उसमें से 2 ऑप्शन पहले हटाइए और 2 ही चीज में हमेशा तुलना रहती है कि 2 में से ही एक ऑप्शन सही होता है और 2 ऑप्शन एकदम बेफजूल के रखे रहते हैं। आपको उसी को देखना है कि कौन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही नहीं है। 2 ऑप्शन हटाने के बाद 2 में आप देखेंगे जो सुटेबल लगेगा उसी को सही करेंगे। चलिए देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। यह वेट लिफ्टर थी दोस्तों, मतलब यह भार उठाने वाली थी, मतलब भार उत्तोलक थी। यह 130 किलोग्राम, एग्जाम में पूछता है बार बार दोस्तों, 260 किलोग्राम दे देता है, लेकिन आपको ये सही नहीं मानना है। एनसीईआरटी के बुक में मैंने चेक किया है, अब तक
2021 के मतलब 2020 के एनसीईआरटी की बुक में मैंने देखा तो ये 130 ग्राम ही, अभी 130 किलोग्राम ही यह भार उठाई हैं। कौन? यह कर्णम मल्लेश्वरी कितना 130 किलोग्राम तक भार अब तक उठाई हैं। अब इनके पिता जो थे, ये एक कौन थे? इनके पिता जो पुलिस कांस्टेबल थे और इन्होंने 29 मेडल जीत चुके हैं। कितने दोस्तों? 29 मेडल जीत चुकी हैं। यह रिकॉर्ड बना के 130 किलोग्राम का भार उठाकर यह 29 मेडल जीत चुकी हैं। इनकी 4 बहनें भी हैं, इनकी 4 बहनें हैं जो भी ये भी वेट लिफ्टर का वर्क कर रही हैं। और एक चीज़ यहाँ से पूछा जाता है, कर्णम मल्लेश्वरी कब से वेट लिफ्टर का काम कर रही हैं? आपको लिखना है 12 वर्ष। 12 वर्ष से कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टर का काम कर रही हैं, जो इस समय 29 मेडल जीत चुकी हैं और यह 130 किलोग्राम का तक का भार क्या करी हैं? उठा चुकी हैं। कितना दोस्तों? 130 किलोग्राम, 130 किलोग्राम का भार उठा चुकी हैं अब तक। चलिए मधुबनी पेंटिंग देखिए, यह एक बिहार का लोक कला है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछता है मधुबनी पेंटिंग क्या दोस्तों? मधुबनी पेंटिंग के बारे में बार बार एग्जाम में पूछा है। देखिए दोस्तों, यह एक लोक कला का प्रकार है। मधुबनी पेंटिंग क्या है? एक लोक कला का प्रकार है। मधुबनी एक बिहार का जिला है। मधुबनी एक पेंटिंग भी है। यह बिहार का, मधुबनी का है एक बिहार के जिले का एक स्थान है। मधुबनी का है एक बिहार का जिला है। ठीक, बिहार में एक मधुबनी क्या है? जिला है। और मधुबनी एक, वह मधुबनी पेंटिंग के नाम से वह जिला फेमस है, प्रसिद्ध है, जहां पर यह पेंटिंग दीवारों पर चावल के आटे से बनाई जाती है। हाँ जी दोस्तों, एग्जाम में ये भी दे देगा कि ऑप्शन में देता है कि मधुबनी पेंटिंग गाढ़े पेंट से बनाए जाते हैं और अनेक प्रकार विभिन्न रंगों से बनाए जाते हैं। ये आपको एकदम बिल्कुल ऑप्शन को तुरंत गलत मारना है दोस्तों, क्योंकि जो ये होती है मधुबनी पेंटिंग किससे बनाई जाती है? दीवारों पर चावल के आटे से बनाई जाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दीवारों पर किससे बनाई जाती है? चावल के आटे से बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार के रंग इसमें मिलाए जाते हैं, फूलों के नील, हल्दी। ये जो हमारे मार्केट में रंग बेचते हैं ये कलर नहीं, ये फूलों के नील और हल्दी आदि का मतलब प्रयोग करके इसमें पेंटिंग को बनाई जाती है। इस पेंटिंग में जानवरों, ये भी पूछता है, इस पेंटिंग में जानवर, मनुष्य, मछली, पक्षियों, पेड़ पौधे आदि को दिखाया जाता है। जो मधुबनी पेंटिंग जो घर पे दीवारों पे बनाई जाती है उस पे क्या होता है कि मछली, पेड़ पौधे, जानवरों को आदि को बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये मधुबनी पेंटिंग होती है, इस पे क्या होता है? ये चावल के आटे से बनाई जाती है। किससे? चावल के आटे की बनाई जाती है। मधुबनी पेंटिंग किससे बनाई? चावल के आटे से बनाई जाती है। चलिए देखिए फ्लावर वैली। फ्लावर वैली ये उत्तराखंड में है। फ्लावर वैली कहाँ है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। फ्लावर वैली कहाँ है? यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में इत्र, यहाँ से क्वेश्चन बना है दोस्तों। ये कन्नौज जिला है, यहाँ पे क्या होता है? इत्र यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो यहाँ पे गुलाब जल भी पाया जाता है। यह डिस्ट्रिक्ट मतलब यह जिला जो है, कन्नौज जिला जो होता है, इत्र और केवड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कन्नौज जिला है वह इत्र और केवड़ा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? इत्र और केवड़ा के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों नीचे क्या है। बेलवानी का एक गांव है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। चलिए देखते हैं गिजुभाई विदेका, इनके बारे में आप पढ़े ही होंगे। यह इनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बच्चों के ऊपर लिखे हैं। दिवा स्वप्न भी इनकी एक स्टोरीज है। क्या है? दिवा स्वप्न इनकी एक कहानी है, दिवा स्वप्न। अब गिजुभाई का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ है। गिजुभाई विदेका जो है बच्चों के बारे में बहुत, इनके उन्नतशील के बारे में, मतलब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इन पे ज़्यादा बोझ ना दिया जाए, इसके बारे में बोले थे। गिजुभाई विदेका जो है, इनका दिवा स्वप्न एक स्टोरीज है। बच्चों को अच्छी तरह से कहानियाँ सुनाते थे। इनका जन्म जो है 1885 ईस्वी में है। जन्म से इनसे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं पूछता है, लेकिन यह क्या है, बच्चों को बहुत प्रभावशाली कहानियाँ सुनाया करते थे। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इंडियन रॉबिन मतलब भारतीय रॉबिन पक्षी एक पक्षी है जो है क्या? इंडियन रॉबिन। यह पक्षी जो है अंडे पक्षी किनारे पत्थरों के बीच में देती है। ये इंडियन रॉबिन है जो हमारे गांव के इलाके में भी पाई जाती है। यह क्या होती है? यह अपने अंडे कहाँ देती है? सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है।
इंडियन रॉबिन जो होती है वह कहाँ पे, इंडियन रॉबिन कहाँ पे अंडे देती हैं, या पर सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती हैं। चलिए कोयल के बारे में एक अद्भुत कहानी सुनते हैं दोस्तों, ये एग्जाम में पूछता है। कोयल और कौवे जो होते हैं एकदम बिल्कुल सेम तरह के होते हैं, मतलब जो कौवा जो है कोयल बहुत चालाक प्रवृत्ति का होता है, कोयल बहुत चालाक होता है, कौवे से जो कोयल होता है बहुत चालाक होता है। क्या करता है, सुनिए कहानी ध्यान से सुनिएगा। जो एक कोयल होता है यह क्या करता है, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देते हैं। मतलब जो होता है कोयल जो है इतना चालाक होता है कि वो अपने अंडे जो है जाके कौवे के घोंसले में दे देता है, या इनके अंडे कौवे के अंडे से थोड़ा सा छोटा है। अर्थात जो कोयल का अंडा है दोस्तों, कोयल का अंडा जो होता है या कौवे के अंडे की अपेक्षा, कौवा के अंडे की अपेक्षा या थोड़ा सा छोटा होता है। कोयल का अंडा जो है छोटा होता है, लेकिन ये बिल्कुल समान दिखते हैं, देखने में समान दिखते हैं। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देता है और तथा अंडे कौवे सेते हैं अपना अंडा समझ के। अर्थात दोस्तों क्या है, कोयल इतनी चालाक पक्षी है, कोयल इतनी चालाक पक्षी है कि यह कोयल जो है अपने अंडे जाके कौवे के घोंसले में दे देती है। इनके इतना डिफरेंस नहीं होता है इनके अंडे में कि कौवा जान ही नहीं पाता है कि मेरा अंडा है कि दूसरे का है, इसलिए कौवा जो है यह इसको अपना अंडा समझ के सेता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए पक्षी के बारे में कुछ और बता दें। पक्षी के बारे में विशेष जानकारी बहुत बार आगे आएगा, आप घबराइएगा मत। पक्षी से एक क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, कंफर्म है। पक्षी अपने घोंसले का उपयोग अंडे देने के लिए तथा अपने बच्चे को अंडे से बाहर निकालने तक ही करते हैं। जो पक्षी होते हैं वह अपने घोंसले का यूज कब करते हैं, जब वो अंडे देते हैं तब अपने घोंसले का यूज करते हैं, जब तक उनका बच्चा अंडे से निकल नहीं जाता है। थोड़ा सा वो उड़ने की कोशिश कर लेता है, मतलब उड़ने लगता है उसका बच्चा, तो वो घोंसला छोड़कर चले जाते हैं, फिर वो लोग घोंसला का यूज नहीं करते हैं। ये दोनों आंखों से दोनों तरफ देखते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कौवे मतलब पक्षियों के आंख जो होते हैं वो सर की तरफ ज्यादा होते हैं, या एक साथ दो ऑब्जेक्ट पर फोकस तो कर सकते हैं, दो चीजों पे एक साथ देख सकते हैं, लेकिन वह अगर किसी एक चीज पर फोकस करना चाहते हैं, सामने किसी एक चीज पर फोकस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से फोकस कर लेते हैं। इनके आंखें के पुतले, ये देखिए दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछा है। इनकी आंखें जो की पुतली नहीं घूमती हैं, मतलब इनकी आंखें की पुतली जो होती है, पक्षियों की आंखें की पुतली नहीं घूमती है, इसलिए या किसी चीज को देखने के लिए, आप लोग पक्षी देखे होंगे, वह जो किसी दूसरी चीज को देखने के लिए अपने गर्दन इधर उधर घुमाते हैं। क्या करते हैं, गर्दन घुमाते हैं, क्योंकि इनकी आंखें की पुतली जो होती है वह स्थिर होती है, ठीक है ना, इसलिए वह किसी चीज को फोकस करने के लिए क्या करते हैं, पूरी गर्दन को घुमाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों नालंदा ये आंध्र प्रदेश में है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि नालंदा कहाँ पे है, यह आंध्र प्रदेश में है। नालंदा कहाँ पे है, यह आंध्र प्रदेश में है। चलिए देखिए दोस्तों हिलगुंडी में एक पंचायत होता है, बार बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, ध्यान से देखना। हिलगुंडी क्या है, हिलगुंडी में एक पंचायत भीमा संघ है। क्या है, भीमा संघ, ये आप नोट रखना कि भीमा संघ है। हिलगुंडी में एक पंचायत संघ होती है भीमा संघ। भीमा संघ क्या होता है, एक प्रकार का भीमा संघ में जो होता है बच्चे भी भाग लेते हैं। जैसे एक सभा होती है, पंचायत बैठती है, तो वहां पे क्या होता है कि ऐसा एक ही है जो भीमा, ये हिलगुंडी में है, जहां पे बच्चे भी पंचायत के सदस्य बनते हैं, मतलब हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक, ये नोट करिएगा, उसको क्या होता है, भीमा संघ बोलते हैं। इसमें बच्चे भी भाग लेते हैं, पंचायत में बच्चे भी भाग लेते हैं। चलिए देखिए बरगद के पेड़ के बारे में बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। ये जो बरगद का पेड़ होता है, मैंने इसके बारे में डिटेल नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। बरगद के जो पेड़ होते हैं दोस्तों, यह होते हैं, आप बरगद का पेड़ देखे ही होंगे कि बरगद के पेड़ जो होते हैं, इनके जो पेड़ की डालियों से भी ये जड़ें लटकी हुई होती हैं। क्या होती है, इनकी जो जड़ें लटकी हुई होती हैं। ये एग्जाम में ये भी देता है कि बरगद के पेड़ की डालियों से जो जड़ें लटकी होती हैं वह पेड़ों को सहारा देती हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों, यह सहारा नहीं देती हैं। ठीक दोस्तों, और बरगद के पेड़ में जो होते हैं दो जड़ें पाई जाती हैं। एक देखिए यहाँ पे नीचे भी ये जड़ें होती हैं बरगद के, और यहाँ से डालियों से भी क्या जड़ें लटकती हैं, पेड़ के डालियों से भी जड़ें लटकती हैं। बरगद के जड़ बाहर की लटकते हुए नजर आती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिजर्ट ओक ट्री। ओक ट्री क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, यह कहाँ पे पाया जाता है। डिजर्ट ओक ट्री कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, डिजर्ट ओक ट्री। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है डिजर्ट ओक ट्री की ऊंचाई कितनी होती है, 4 मीटर तक होती है। एग्जाम में पूछता है कि एक कक्षा में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें डिजर्ट ओक ट्री के बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा कि मतलब डिजर्ट ओक ट्री जो है यह लगभग
4 मीटर ऊंचा होता है, कच्छे के 4 मीटर की ऊंचाई के ही बराबर होता है, या दे देगा यह जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है दोस्तों, देखना है। डिजर्ट ओक ट्री जो होता है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों आए, ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें पानी तक जाती हैं, अर्थात इतनी गहराई तक इनकी जड़ें होती हैं कि यह पानी तक जाती है, जमीन की गहराई बहुत गहराई तक होती हैं, तथा यह पानी के अपने तनों में स्टोर कर लेता है। मतलब क्या होता है कि यह इनकी जड़ें इतनी जमीन तक जाती है, जड़ जो होती है यह पानी को अवशोषित की रहती है, जड़ों में पानी भरा रहता है और इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है। लोग जड़ों पे पतली पाइप लगाकर पानी को निकालते हैं। मतलब क्या करते हैं कि पानी पीने के लिए लोग इसकी जड़ें में पतली पाइप डाल के पानी का उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा आप। बस मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, इसको आपको टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करना है। आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसी को 2 से 3 बार आप रिवाइज करके जाइएगा। आपका मैं कह रहा हूँ ना 15 नंबर का पूछता है ईवीएस एनसीईआरटी से, 15 में से यहाँ से अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा तो आपका मैंने बता दिया कि डिजर्ट ओक ट्री जो होता है यह दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है। डिजर्ट ओक ट्री जो होता है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनकी जड़ें जो है बहुत गहराई तक होती हैं, यह जड़ों में पानी एकत्रित रहता है, जिसको लोग क्या करते हैं पाइप के माध्यम से निकालकर पीते भी हैं। चलिए बिहू त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहू त्यौहार के बारे में जानिए। यह त्यौहार आसाम में चावल की नई फसल आने के कारण माघ महीने में मनाया जाता है। यह जो है दोस्तों बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये आसाम में मनाया जाता है। असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है, जहाँ पे लोग चावल की नई फसल आती है उसकी खुशी में ये लोग क्या मनाते हैं, बिहू त्यौहार मनाते हैं। यह कैलेंडर से 10वें महीने से पहले व दूसरे दिन मनाया जाता है। मतलब बिहू त्यौहार जो होता है कैलेंडर से, असम के कैलेंडर के माध्यम से देखा जाए तो 10वें महीने के पहले या दूसरे दिन ही मनाया जाता है बिहू त्यौहार। बिहू त्यौहार मनाने के लिए बांस का भीला घर बनता है। क्या दोस्तों, बांस का भीला घर बनता है। त्यौहार के समाप्त होने के बाद भीला घर को क्या होता है, जला दिया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि होली में हमारे यहाँ लकड़ी और बहुत सारी चीज़ों को कंडे आदि को एकत्रित करके उसको जलाया जाता है, होलिका दहन बोला जाता है। उसी प्रकार ये लोग जब त्यौहार भीला मना लेते हैं बिहू त्यौहार, तो वहाँ पे भीला घर जिसको बोलते हैं उसको लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, आप लोगों के मेरे पढ़ाने पर विशेष पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। बस मेरा नोट्स जो है बिल्कुल 3 से 4 बार जरूर पढ़िएगा दोस्तों। मैं अधिक व्याख्या नहीं करूंगा, मैं इतना अच्छे से लिखा हूँ, मतलब नोट्स तैयार किया हूँ कि आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप टेलीग्राम पे जरूर इसको डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम से। चलिए दोस्तों, मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के ये बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। पूचमपल्ली जो होता है या पूचमपल्ली एक आंध्र प्रदेश का मतलब क्या है, एक मुक्तापुर गांव जो है पूचमपल्ली जिले में है। ठीक, यह गांव साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। क्या, यह गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, साड़ी के लिए। पूचमपल्ली गांव का किस लिए, साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ये 2 साड़ियां नोट कर लीजिए दोस्तों, पूचमपल्ली और कलमकारी। पूचमपल्ली और कलमकारी, वहाँ पे साड़ियों का जो बुनाई होती है साड़ियों की, वहाँ पे पूचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ का निर्माण होता है, ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ व्यवसाय के लिए कारपेट बुनना, खिलौने बनाना इत्यादि होता है। ये कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। चलिए अबू धाबी देखिए, यह भी ये नोट करिएगा दोस्तों। अबू धाबी जो होता है यह एक अरेबिक शहर का हिस्सा है। क्या है, अरेबिक शहर है। क्या, अबू धाबी एक अरेबिक शहर है। अबू धाबी की करेंसी क्या है, अबू धाबी की करेंसी क्या है दोस्तों, यह दिहरम है। यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि यहाँ पर पेट्रोल बहुत पैदा होता है। क्या, पेट्रोल बहुत पैदा होता है, तथा यहाँ पे पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। कहाँ पे, अबू धाबी में पेट्रोल जो है पानी से भी सस्ता है। अब अबू धाबी कहाँ पाया जाता है, यह रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है। चलिए केरल के फल के बारे में जानते हैं, मतलब केरल में कौन कौन से फल, फूल और मसाले पाए जाते हैं। केरल में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे नारियल ज़्यादा पाए जाते हैं। केला, पपीता, सुपारी, तेजपत्ता, इलायची, मसाले ये आदि केरल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। खजूर के पेड़ रेगिस्तान में पाए जाते हैं। आपको पता ही होगा खजूर के पेड़ बहुत लंबे होते हैं, ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं और इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ये अधिक पानी की ज़रूरत इसको नहीं होती है।
ये बहुत लंबी होती है खजूर के पेड़ जो रेगिस्तान में पाई जाती है दोस्तों। वहीदा प्रिज्म, देखिए दोस्तों वहीदा प्रिज्म एक कमांडर थी, क्या थी, महिला कमांडर थी। एक जो वहीदा प्रिज्म है यह एक महिला कमांडर थी, ठीक। यह जो महिला कमांडर थी यह वहाँ पे एक डॉक्टर थी, मतलब नेवी में यह डॉक्टर थी। इन्होंने पहली बार, यहाँ पे लिखा है दोस्तों क्या है, इन्होंने, यह महिला जिन्होंने परेड में लीड किया था, पहली बार महिला कमांडर थी जो परेड में लीड की थी। टोटल नंबर ऑफ कमांड, एक कमांड मतलब परेड में कितने कमांड होते हैं, 36। कितने दोस्तों, 36। जैसे आगे मुड़ पीछे मुड़ ऐसे करते हैं ना दोस्तों कमांड, ये 36 कमांड होते हैं। एक परेड में कितनी कमांड होते हैं, 36। और ये वहीदा प्रिज्म कहाँ की थी, ये कहाँ की थी दोस्तों, यह थाना मंडी के राजौरी जिले की जम्मू कश्मीर की थी। कहाँ की थी, यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख के नीचे जो जम्मू कश्मीर जो है लद्दाख से सटा हुआ है, यह थाना मंडी के राजौरी जिले की थी, ठीक। कौन, वहीदा प्रिज्म। चलिए, तिब्बतन भाषा जिसे हम भोती कहते हैं, क्या तिब्बतन भाषा के क्या कहते हैं, भोती कहते हैं। तिब्बतन भाषा को क्या कहते हैं, भोती कहते हैं, जो लद्दाख में बोली जाती है। कहाँ पे, लद्दाख में बोली जाती हैं। अब एक पॉइंट नोट करिए दोस्तों, लद्दाख में लोग क्या करते हैं, अपने मम्मी को, जहाँ पे हम लोग अपने मम्मी को मम्मी कह के बुलाते हैं, अम्मा कह के बुलाते हैं, वहाँ पे लोग अपने मम्मी को क्या करते हैं, अम्मा ले, और पापा क्या कहते हैं, अब्बा ले। मतलब लद्दाख में लोग अपने मम्मी को अम्मा ले बोलते हैं और पापा को क्या, अब्बा ले बोलते हैं। चलिए चींटियों के बारे में देखते हैं। चींटियां चलते समय आप लोग देखे होंगे कि चींटियां जब चलती हैं, क्या, जब चींटियां चलती हैं तो एक ही कतार में क्यों चलती हैं। आज मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चींटियां एक कतार में क्यों चलती हैं। चींटियां दोस्तों, चींटियां चलते समय अपने पीछे अपनी सुगंध छोड़ती जाती है। जैसे मतलब एक क्रम से ऐसे चींटियां चल रही हैं तो ये देखेंगे यहाँ से मुड़ रही हैं तो सभी चींटियां ऐसे ऐसे मुड़ते मुड़ते जाती है। क्यों जाती हैं, क्योंकि यह एक चींटी चल रही है तो यह अपना दुर्गंध छोड़ती जाती है, तो वह उसी को सूंघते सूंघते उसी क्रम में आगे बढ़ती हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखिए, रेशेदार कीड़ा, ये बड़ी मजेदार बात है दोस्तों। रेशेदार कीड़ा एक ऐसा कीड़ा है, आप सोच के भी घबराएंगे, हमें समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी में गलत दिया है कि सही। ये रेशेदार कीड़े होते हैं, यह अपने पार्टनर को कितना किलोमीटर, लगभग यह 3 किलोमीटर, कई किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर तक अपने पार्टनर को ढूंढ लेते हैं। कई किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर दूरी पर लगभग अपने पार्टनर को क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं। रेशेदार कीड़े होते हैं, आपके गांव में गली में दिखते ही होंगे, पेड़ पत्तियों पे बैठे रहते हैं। चलिए देखिए, मच्छर के बारे में बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। मच्छर के बारे में बताते हैं आपको। मच्छर जो है क्या होते हैं, ये देखे होंगे कि ये पानी एकत्रित हो जाता है, वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे कहीं पानी एकत्रित हो जाता है वहाँ पे मच्छर हो जाता है, उससे हम लोग मलेरिया रोग भी होता है। चलिए देखिए, मच्छर इंसान को अपने, मतलब मच्छर क्या करते हैं, आप लोग नहीं कहते हैं, मच्छर इंसान को उसके स्मेल से, मतलब आपके बॉडी के स्मेल से पहचानते हैं और मनुष्य के शरीर की गर्मी से पहचान लेते हैं। जो ये मच्छर होते हैं ये आपको आके काटते हैं ना जो बार बार, तो क्या करते हैं, आपके बॉडी की स्मेल से पहचानते हैं। एक बार आपके ऊपर मच्छर बैठता है तो देखते होंगे आप वो हाथ से हटाते होंगे, फिर आके बैठता है, क्योंकि उसको आपकी शरीर की गर्मी से उसको पता चल जाता है कि ये मतलब वह इसी शरीर पे बैठा था, वह फिर उसी पे बैठना चाहता है, ठीक। जैसे देखिए मैंने नीचे लिख दिया, जैसे कहते हैं कि बार बार आके काट रहा है, मतलब क्या होता है कि मैं गांव में हटाएं तो फिर उसके बाद हटाएं फिर आके बैठ जाता है, काटने लगता है। क्या होता है कि मतलब आपके शरीर के तापमान की वजह से वह पहचान लेता है, ठीक दोस्तों। अब कुत्ते के बारे में विशेष बात, आप कुत्ते के बारे में बहुत जानते ही होंगे, लेकिन मेन बात आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूँ। कुत्ते क्या होते हैं, आप देखते होंगे कि जाते हैं कुछ देर पे, फिर क्या करते हैं, वो पेशाब और पॉटी करते रहते हैं। क्या करते हैं, कुछ देर पे इधर इधर क्या करते हैं, वो अपने एरिया को चिन्हित करते हैं, मतलब क्या करते हैं, अपने एरिया को चिन्हित करते हैं। और देखते होंगे कुत्ते जो है सूंघते सूंघते हमेशा चलते हैं। क्या करते हैं कि मतलब एक कुत्ता अगर वो अपना एरिया चिन्हित कर दिया है, जहाँ पे वो टॉयलेट किया है, मतलब पेशाब किया है, यूरिन है, वहाँ पे अगर कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वह पता कर लेता है कि हाँ मेरे एरिया में कोई और कुत्ता एंट्री कर लिया है, तो मतलब यूरिन से पता चल जाता है। तो इसीलिए कुत्ते जो होते हैं हर जगह पोटी और क्या यूरिन छोड़ते रहते हैं, जिससे मतलब कि कोई अगर कुत्ता अगर इस उसके मोहल्ले में उसके गली में घुसता तो उसको पता चल जाता है, उसकी पोटी की वजह से उसके जो मतलब यूरिन से पता चल जाता है, यूरिन के सुगंध से वह पता लगा लेता है कि मेरे एरिया में कोई प्रवेश कर लिया है। चलिए दोस्तों नीचे देखते हैं, मैंने कहा ना पक्षी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। देखिए पक्षी एक समय में 2 चीज़ों पर फोकस कर ले सकते हैं।
अगर पक्षी सीधे देख रहे हैं तो वह किसी एक चीज पर फोकस कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अगर पक्षी मतलब एक साथ उनकी आंखें दोनों तरफ होती हैं तो दो चीजों पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने किसी चीज पर फोकस कर रहा है तो वह कंटेंट दोनों आंखें एक ही चीज पर फोकस करेंगी। मैंने एक चीज और बताया था, पक्षियां जो होती हैं इनकी आंखें जो होती हैं स्थिर होती हैं। ध्यान से सुनेगा, इनकी आंखें स्थिर होती हैं, इनकी पुतलियां जो होती हैं स्थिर होती हैं, इसलिए किसी चीज को देखने के लिए अपनी पूरी गर्दन हिलाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये देखिए एग्जाम में आप प्रैक्टिस सेट हल किए होंगे तो एग्जाम में पूछा हुआ है। 3 चीज है जो देखिए, बाज, गिद्ध और चील, ये जो होते हैं हमारे अपेक्षा, मनुष्य की अपेक्षा ये 4 गुना तेजी से देखते हैं। अगर आप किताब को पढ़ रहे हैं तो 2 मीटर की दूरी से पढ़ ले रहे हैं, तो अगर वो पक्षी का मतलब चित्र देख ले रहे हैं तो पक्षी वह 8 मीटर की दूरी से, मतलब 4 गुना है तो आप 2 मीटर से देख रहे हैं तो वो 8 मीटर की दूरी से भी स्पष्ट देख लेगा। ठीक है ना। जो बाज, चील उस ऑप्शन में दे देता है, कोई और पक्षी दे देगा, मतलब शेर, बाघ भी दे देता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं, आपको बाज, चील और गिद्ध याद रखना है। ये आपसे 4 गुना, मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना तेज ज़्यादा देखते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, मनुष्य जिस चीज़ के अच्छे से, मैंने अभी आपको बता दिया। हाँ देखिए, एक चीज यहाँ से नोट कर ध्यान दीजिएगा, पशु पक्षी मनुष्य की तरह अधिक रंग नहीं पहचान पाते हैं। जो पशु पक्षी होता है इनको अधिकतर जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में तो जंगली जीव जानवर होते हैं जो वो देखते हैं, वो रात में देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है उनको, जैसे बाघ हुआ। उसी प्रकार पशु पक्षियों को जो हम जितना रंग पहचान लेते हैं उतना नहीं पहचान पाते। सांप के बारे में देखिए दोस्तों, सांप क्या करता है, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये सांप जो होता है दोस्तों, क्या सांप यार बहरा होता है। क्या होता है, ये सांप सुन नहीं सकता है, या क्या है, बहरा होता है। यह वाइब्रेट से, झंझनाहट से, आप बोलते हैं आपके जो आवाज़ है उनको वाइब्रेट से, मतलब झंझनाहट से पता चल जाता है। आप चल रहे हैं, आपके वहाँ ज़मीन पे बैठा है तो आपके पैर की झंझनाहट से, मतलब ज़मीन पे उसको वाइब्रेट होगा कि कोई आ रहा है, फील हो जाएगा, तो वह वहाँ से भाग जाता है। क्या होता है, वह बहरा होता है, वह वाइब्रेट अर्थात झंझनाहट से पता लगाते हैं कोई आ रहा है, या शिकार के लिए वह पता लगा ले मेरा कोई शिकार करने आ रहा है। आपको इतना ही याद रखना है कि जो है सांप जो होते हैं या बहरे होते हैं या सुन नहीं पाते हैं, या क्या होती है, कैसे, या झंझनाहट से ही पता लगते हैं कि कोई मेरा शिकार करने आ रहा है या कोई हमारी तरफ आ रहा है। ठीक दोस्तों, पशु पक्षी भी स्थिति के अनुसार अपने आवाज़ बदल सकते हैं, जैसे डेंजर और हैप्पीनेस। जैसे हैप्पीनेस, बंदर, आप लोग मोगली देखे हो, मोगली कार्टून है, उसमें क्या होते हैं, जानवर जैसे बंदर होते हैं बार बार चिल्लाते हैं, खुशियों में अजीब प्रकार के चिल्लाते हैं, और जब दुख आता है कोई चीज़, जैसे टाइगर आता है तो वह तेजी से क्या होते हैं, भागते हैं। अर्थात क्या होता है, खुशी रहता है तो उसमें अलग आवाज़ निकालते हैं, और दुख में, डेंजर के समय वह अलग आवाज़ निकालते हैं। कुछ पशु पक्षियों को खतरा आने से पहले ही महसूस हो जाता है, जैसे तूफान, भूकंप। आप देखते ही होंगे कि जब आकाश में बिजलियां भी तड़कती हैं तो देखते हैं मोर और चिल्लाने लगते हैं। उसी प्रकार जब भूकंप, तूफान आने वाला रहता है तो कुछ हमारे जो जंतु होते हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ घटना होने वाली है। ठीक ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलाद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सलाद क्या है दोस्तों, सलाद खाने वाला सलाद मत समझिएगा दोस्तों। सलाद एक प्रकार का जानवर होता है जो भालू की तरह दिखता है। कैसा दिखता है, भालू की तरह दिखता है। सलाद जानवर जो है 17 घंटे दिन में सोता है दोस्तों। एक दिन में सलाद जानवर जो है 17 घंटे सोता है, और यह पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस पर पेड़ पर रहता है उसकी सारी पत्तियां खा जाता है। जो सलाद होता है यह जो है 17 घंटे दिन में सोता है, और जिस पेड़ पर रहेगा वह सारी पत्तियां खा जाता है। सलाद पशु लगभग 40 वर्ष जीता है। मतलब सलाद का जीवन काल कितना होता है, 40 वर्ष तक होता है इसके जीवन काल रहता है। यह पूरे जीवन में 8 पेड़ पर रहते हैं, मतलब अर्थात यह पूरे जीवन काल में 8 वर्ष 8 पेड़ बदल रहा है। आप बताइए दोस्तों, वह 40 साल उसका जीवन काल है, वह 8 साल क्या करता है, वह 8 पेड़ पर रहते हैं। तो अर्थात आप बताइए कि जब 8 पेड़ पर वह रहते हैं तो वह 5 पेड़, मतलब अर्थात 5 पेड़ चेंज करते हैं। मतलब क्या होते हैं, 5 साल में वह 1 पेड़ पर रहते हैं। समझ में आया दोस्तों। अर्थात जो ये होते हैं सलाद जानवर होते हैं, क्या होते हैं, इनका जीवन काल 40 वर्ष होता है। वह 8 पेड़ पर रहेंगे, हफ्ते में 1 बार नीचे आराम करने आते हैं। मतलब हफ्ते में सलाद जंतु होता है, यह पेड़ पे उल्टे लटक कर सोते हैं, और यह जमीन पर हफ्ते में 1 बार आते हैं। और यह 5 पेड़, मतलब क्या होता है, 5, ये क्या करते हैं,
5 वर्ष एक पेड़ पर कितना वर्ष बिताता, 5 वर्ष सिर्फ व्यतीत करता है, एक पेड़ पर 5 वर्ष व्यतीत करता है, और 40 साल इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अबाउट स्लीप के बारे में। देखिए दोस्तों, छिपकलियां सीजन में आप लोग देखे होंगे, इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है, छिपकलियां क्या होती हैं इस समय आपके घर में नहीं दिख रही होंगी। सीजन के अनुसार छिपकलियां क्या होती हैं, यह अपने सीजन के अनुसार क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं। गाय लगभग, देखिए ध्यान से दोस्तों, गाय दिन में 4 घंटे सोती है, अजगर लगभग कितना 18 घंटे सोता है, और जिराफ जो है लगभग दिन में इतनी बड़ी शरीर होने के बाद भी 2 ही घंटे सोता है। बिल्लियां लगभग दिन में कितना 12 घंटे सोती हैं। आप, मैं तेज चल रहा हूँ, इसको ध्यान में मत दीजिएगा, आप बस इस नोट्स को मैं टेलीग्राम पे एपेक्स ग्रुप पे आपको शेयर करूँगा। एपेक्स ग्रुप आपको डालना है, सर्च करना है, यहाँ पे आपको चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, हर सब्जेक्ट की नोट्स यहाँ पे मिलेगी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बस 3 से 4 बार इसको पढ़ के आप एग्जाम देने जाइएगा, फिर आप उसके बाद आके मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर मेरा आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में पूछा है, नोट से पूछा हुआ है। चलिए देखिए दोस्तों, टाइगर क्या, बाघ जो होता है ये देखिए बहुत सेंसिटिव जानवर होता है। बाघ रात में जो होता है ये 6 गुने देख सकता है, मतलब एक मनुष्य के पीछे 6 गुना देखता है, जो रात में, दिन में उतना नहीं देखता है, लेकिन 6 गुना रात में यह देख सकता है। बाघ के मूछें बहुत सेंसिटिव होती हैं, मूछें जो होती हैं इनकी बहुत सेंसिटिव होती हैं, देखते होंगे। इनकी मूछें रात में शिकार करने या घूमने में मदद करती हैं, मतलब शिकार कर रही होती हैं तो शिकार उकार करने के लिए इनकी मूछें इनकी क्या करती हैं, मदद करती हैं। इनमें सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है, या पत्तों के खनखनाहट से पशुओं के आने जाने में फर्क लगा लेते हैं। जैसे हवा चल रही है तो हवा से पेड़ पौधे हिल रहे हैं या जानवर जा रहा है, उसकी खनखनाहट से इतने सुनने की क्षमता अधिक होती है कि पहचान लेते हैं कि कोई शिकार आ रहा है, कि हवा में से पत्तियां हिल रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वह कौन सा पक्षी है जो, देखिए एग्जाम में पूछा हुआ, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे दोस्तों, कि वह कौन सा पक्षी है, वह कौन सा पक्षी है जो झटके से अपने सर को पीछे आगे करता है, क्या अपने सर को झटका से पीछे आगे करता है, वह मैना है। क्या है दोस्तों, मैना। बहुत लोग उल्लू लगा के आए थे, लेकिन उल्लू नहीं होता है। उल्लू तो अपने अधिक से अधिक अपने सर को इधर उधर घुमा लेता है, मतलब लगभग कहते हैं सब 360 डिग्री तक वह घुमा लेता है, लेकिन इस क्वेश्चन को मतलब झटके से अगर पूछता है तो मैना सही रहेगा। झटके से कौन सा पक्षी, मैना जो है अपने गर्दन को आगे पीछे कर लेता है। अभी मैंने आपको बाघ के बारे में बताया, इसके कान अलग अलग दिशा में हिल डुल सकते हैं। देखे होंगे आप टीवी में, देखे होंगे कि जानवर की जब सीन दिखाता है तो उसमें जब टाइगर होता है, मतलब कोई पीछे से जब कोई आवाज़ सुनता है तो उसके कान जो होते हैं पीछे की तरफ घूम जाते हैं, इधर उधर, मतलब उसके कान क्या होते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। ये सिचुएशन के अनुसार अपना आवाज़ भी बदलते रहते हैं। बाघ की दहाड़, हाँ देखिए दोस्तों, बाघ की दहाड़ लगभग कितना 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। बाघ की दहाड़ कहाँ 3 किलोमीटर तक सुनी जाती है। डेंजर ऑफ एनिमल, देखिए मतलब जानवरों के खतरे के बारे में देखिए। हाथी के दांत के लिए लोग इसे मारते हैं, सांपों को उसकी चमड़ी के लिए मारा जाता है, गैंडा को उसकी सींगों के लिए मारा जाता है, कस्तूरी हिरन को उससे इत्र और प्यारी सुगंध के लिए मारा जाता है। ये जो होते हैं हाथी के, देखिए सूंड निकले रहते हैं, उसको हाथी के सूंड के लिए लोग उसको मार देते हैं, सांपों को उसकी चमड़ी के लिए भी लोग मार देते हैं, गैंडा को उसके सींग के लिए मारा जाता है, और कस्तूरी हिरन की जो इतनी सुगंध आती है उससे इत्र उत्र बनाने के लिए सब उसको मार देते हैं। सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए जो है 2 मतलब सुरक्षित जगह भी बना रखी है। द जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है, उत्तराखंड में, नोट कर लीजिएगा। घना जो है ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है, जहाँ पे जानवरों को सुरक्षित, यहाँ पे पशुओं को कोई मार नहीं सकता है। क्या दोस्तों, देखिए यहाँ एक देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कि मतलब कुल्लू शाल कहाँ की में फेमस है, मनाली में। मधुबनी पेंटिंग, अभी आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया, यह बिहार में। असम सिल्क जो है असम की है। कश्मीरी कढ़ाई जो है कश्मीर की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, सांप। अभी मैंने आपको सांप के बारे में बताया है कि यह जो होते हैं कि क्या होते हैं, यह बहरे होते हैं, डेफ होते हैं, अर्थात बहरे होते हैं। इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। अब सांप के बारे में कुछ और जानकारी आपको। भारत में सिर्फ 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितना? 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाम देखिए दोस्तों क्या है, कोबरा, करैत, हिंदी में देखिए कोबरा, करैत, दुबैया और अफई। ये 4 प्रकार के सांप होते हैं जो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। अब जब सांप डस लेता है, किसी को काट लेता है, तो आप देखेंगे कि 2 प्रकार के ऐसे क्या होते हैं, मतलब निशान पड़ते हैं कि क्या,
कि 2 प्रकार के ऐसे निशान पड़ते हैं, मतलब कि 2 ही दांत इनके जो होते हैं, मतलब ये जहरीले दांत होते हैं, किसी को काटते हैं तो देखते हैं इस तरह के निशान छोड़ देते हैं। मतलब जो है ये 4 प्रकार के हमारे जहरीले सांप है, कोबरा, करैत, दुबई, अफई। ठीक ना दोस्तों। चलिए, सांप काटने की दवा उसके पॉइजन से ही बनाई जाती है, तो सबको ही पता होगा। सांप काटने की दवा पॉइजन से बनाई जाती है, यह सभी सरकारी हॉस्पिटल में उपस्थित रहता है। अगर आप किसी को सांप काटता है तो आप उनके झाड़ फूंक में मत लगिए, वह अपने आसपास के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में पता करें, वहाँ पे ये दवा उपलब्ध है। ये स्नैक चार्मर्स स्टोरी। चार्मर्स मतलब आप पूछेंगे क्या होता है, कि चार्मर्स मतलब वो होता है जो मतलब बीन उन बजाते हैं, उनको कहते हैं, क्या बोलते हैं, सपेरे को कालबेलियाज कहा जाता है। क्या दोस्तों, सपेरे को क्या कालबेलियाज भी कहा जाता है। नाग गुम्फन डिजाइन का प्रयोग सौराष्ट्र गुजरात के अंदर रंगोली के रूप में होता है। क्या होता है दोस्तों, रंगोली के रूप में होता है। कहाँ पे, ये देखिए नाग गुम्फन का इसी प्रकार चित्र होता है। मेरा चित्र अच्छा नहीं है, लेकिन इसी प्रकार का यह क्या होता है, यह रंगोली एक प्रकार का होता है, जो कहाँ पे यूज किया जाता है दोस्तों, यह कहाँ पे, सौराष्ट्र गुजरात के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसका कौन सी डिजाइन है, यह नाग गुम्फन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्वाद के एवं पाचन के बारे में देखिए। एक मनुष्य के पेट का तापमान मतलब कितना होता है, 30 अंश सेल्सियस होता है। पेट में हमारे जो जूस, यहाँ से पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, पेट से जो जूस हमारे मतलब निकलते होते हैं, पेट में जो जूस होते हैं जो हमारे भोजन का पाचन करते हैं, वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधिकतर चावल, देखिए दोस्तों, अधिकतर चावल उड़ीसा में कालाहांडी जिले में उगाया जाता है। यहाँ के चावल निर्यात किया जाता है। और एक चीज़ आपको बता दूं, ये उड़ीसा जो कालाहांडी, यहाँ के लोग बहुत गरीब होते हैं। अब इतना चावल, अधिकतर चावल उगाने के बाद भी वहाँ पे गरीबी है। देखिए ठीक ना, वहाँ पे क्या होता है, अधिकतर चावल क्या होता है, पैदावार कहाँ पे होती है, उड़ीसा में होती है, कालाहांडी में। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, घटपर्डी पौधा, नेफेंथीज प्लांट। मतलब नेफेंथी, ये एग्जाम में ये भी दे देता है कि नेफेंथीज पौधा या दे देगा, एक घटपर्डी पौधा दे देगा। ये देखिए पौधा आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये पौधा देख रहे हैं, इस प्रकार का होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये एक ढक्कन सा है। क्या है, ढक्कन सा होता है। ये जो दिख रहा है मधुमक्खी है, ये सब क्या होता है, ये जो पौधा होता है इसमें सुगंध आती है, सुगंध आती है। ये अपने सुगंध से क्या करता है, इनको आकर्षित करता है। जब मधुमक्खी या कोई जीव जंतु इसमें, मतलब जैसे मेढक, 3 जंतु का नाम याद रखना जो इसमें आके आते हैं, मेढक, मधुमक्खी और कीड़े आते हैं, कई प्रकार के आते हैं, मतलब मधुमक्खी, कीड़े और मेढक, ये जो होता है ये इसमें आते हैं, इसके सुगंध से आते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ढक्कन दिख रहा है ना दोस्तों, यह ढक्कन बंद हो जाता है, इसमें आता है। मतलब वो अगर इसमें भी इसके सुगंध से जो भी कीड़ा इसके अंदर आया, वो जान लो उसका लास्ट दिन है। अर्थात यह घटपर्डी पौधा जो होता है, नेफेंथीज ट्रीज होता है, प्लांट होता है, या क्या होता है कि जो मधुमक्खी, मेढक और छोटे छोटे कीड़ों को ये अपने तरफ आकर्षित करता है सुगंध की वजह से, और आते हैं तो ये ढक्कन जो होता है ये बंद हो जाता है, और यह इसी में उनका जीवन समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ये जो घटपर्डी पौधा है भारत में कहाँ पे पाया जाता है, ये भारत में कहाँ पाया जाता है, यह भारत में मेघालय में पाया जाता है। भारत में मेघालय में और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। इसमें मेढक, चूहे, कीड़े, ये 3 चीज़ का नाम याद रखिएगा, मेढक, चूहे और कीड़ों को खा सकता है घटपर्डी पौधा अपने सुगंध के द्वारा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट। ये देखिए टेस्ट मतलब अपना एग्जाम का टेस्ट मत समझना, एग्जाम का टेस्ट ना समझना। हांगकांग जो होता है, हांगकांग के लोग जो होते हैं, क्या होता है वहाँ पे लोग स्नैक खाते हैं। मतलब क्या होते हैं, हांगकांग के लोग क्या करते हैं, वह स्नैक खाते हैं, मतलब सांप को पकाकर खाते हैं। क्या होते हैं, सांप को पकाकर खाते हैं। और केरला दिख रहा है आपको ना, केरला के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, मतलब यह सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं। ठीक है दोस्तों, कश्मीर के लोग, नहीं सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिलान में गलती हो गई है, ध्यान से देखना। हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, कुक्ड फिश खाते हैं। क्या, कुक्ड फिश खाते हैं। केरला के लोग देखिए, तीर मेरी कहाँ आई है, या नीचे, बॉयल्ड टोपिका विथ एनी करी खाते हैं। और कश्मीर के लोग क्या खाते हैं, कुक्ड फिश इन मस्टर्ड ऑयल, मतलब मस्टर्ड ऑयल मतलब क्या होता है, सरसों के तेल में। केरल के लोग जो है मतलब मछली को क्या होते हैं कि सरसों के तेल में खाते हैं। अभी इसके बारे में आगे जिक्र है,
ध्यान दीजिएगा। गोवा क्या होता है, ये सी फिश को इन मतलब कोकोनट ऑयल मतलब नारियल के तेल में, गोवा के लोग जो होते हैं मछलियों को क्या करते हैं, नारियल के तेल में भून के खाते हैं। ठीक, लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान है, सबको पता होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं मृत सागर के बारे में, जो पानी का प्रयोग कैसे होता है। मृत सागर यह जो होता है इसका पानी बहुत खारा होता है। क्या होता है दोस्तों, सागर और महासागर का पानी खारा होता है। सबसे ज़्यादा खारा पानी कहाँ पाया जाता है, मतलब सबसे खारा पानी किसका, मृत सागर का है। ठीक, अब मृत सागर में जो है 1 लीटर जल में लगभग 300 ग्राम नमक निकलता है। कितना, 300 ग्राम नमक निकलता है। चलिए देखिए दोस्तों, ये मतलब क्या 1 लीटर जल में लगभग कितना, 300 ग्राम नमक निकलता है। इसमें मछलियां और अन्य जीव खारेपन के कारण नहीं रह पाते। जो मृत सागर है दोस्तों, यह समुद्र के लगभग 400 मीटर, लिखा है ना मृत सागर समुद्र तल से 400 मीटर नीचे है। यहाँ मतलब ये खारेपन की वजह से दोस्तों इसमें क्या होता है, मछलियाँ और जीव जंतु जीवित नहीं रह पाते, इसमें रहते ही नहीं। और खारापन, अगर खारेपन की वजह से उसमें मनुष्य अगर कोई तैरने भी जा रहा है वह ऊपर की तरफ आ जाएगा, मतलब उसमें तैर जाएगा, वह डूब नहीं सकता। मृत सागर में कोई इंसान डूब नहीं सकता, वह उसके ऊपर तैर जाएगा, क्योंकि उसमें इतना खारापन है, इसी के वजह से वह उस पर तैर जाएगा, उसके सतह पर मनुष्य तैर जाएगा। मलेरिया के बारे में देखिए, एक रोनाल्ड रास है जो मलेरिया पर रिसर्च किए थे, यहाँ पे लिखा है देखिए, रोनाल्ड रास, इन्होंने मलेरिया के बारे में पता लगाया था। लक्षण देखिए, बुखार के साथ कपकपी भी आती है। मलेरिया रोग जिसको हो जाए, मतलब अगर बुखार के साथ कपकपी भी आ गई तो आप समझिए उसको मलेरिया रोग का लक्षण दिख रहा है। इसका दवा चिनकोना पेड़ के कुनैन की छाल से बनता है। मलेरिया रोग जो है, मलेरिया रोग क्या है दोस्तों कि कुनैन की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। किससे, कुनैन की छाल से। ये कुनैन जो है इसकी छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ये जो रोनाल्ड रास है, इन्होंने क्या किया था, मलेरिया के बारे में पता लगाया था। किसने, रोनाल्ड रास जो है मलेरिया के बारे में पता लगाए थे। ये कौन थे, मतलब रोनाल्ड रास जो थे या जो है ब्रिटिश के, कहाँ के, ब्रिटिश के जो है मेडिकल साइंटिस्ट थे। क्या मेडिकल साइंटिस्ट कहाँ के थे, ब्रिटिश के। चलिए देखिए दोस्तों, मलेरिया रोग फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज से होता है। क्या, मलेरिया रोग किससे होता है। ठीक, मलेरिया एक कोशिकीय मच्छर से होता है। मलेरिया रोग किससे होता है, ये कोशिकीय मच्छर से होता है, जिसको क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक ना। चलिए देखिए दोस्तों, पहले मलेरिया रोग होता था गाँव में, जिसको जैसे जानकारी रहती थी मलेरिया रोग हो जाता था तो पहले क्या करते थे, कुनैन की छाल, कुनेल के पौधे की छाल लेते थे और उसको उबाल के सुखा लेते थे। फिर उसको क्या करते थे, उसको पीस कर तो उसको पानी में मिलाकर पिला देते थे, तो वो मलेरिया रोग ठीक हो जाता है। लेकिन आजकल देखते हैं इसी चीज़ से, कुनैन की छाल से ही अब टैबलेट बन के आ रही हैं और जो मलेरिया के लिए उपयोग में, मलेरिया जिसको हो जा रहा है वो इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक, स्टमच की समस्या किससे होती है, या किससे होती है, स्टमच की समस्या मधुमक्खी से होती है। आयरन के बारे में देखिए दोस्तों, आयरन की कमी से सबको पता ही होगा जो साइंस पढ़ रहे हैं, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एग्जाम में बहुत पूछा है इंपॉर्टेंट दोस्तों कि एनीमिया रोग किससे होता है, आयरन की कमी से होता है। और इसके लिए एनीमिया रोग को ठीक करने के लिए कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए लाभदायक है। देखिए, गुड़ में, आंवला में और हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है, आयरन अधिक पाया जाता है। इसलिए एनीमिया रोग के लिए सबसे अच्छी दवा क्या है, मतलब गुड़ और आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। चलिए देखिए, ये देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये दिल्ली की एक घटना है जहाँ पे एनीमिया रोग हुआ था बच्चों को। वहाँ पे क्या हुआ था, देखिए 17 नवंबर 2007 को हजारे बच्चों के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ रहे थे जो उन्हें एनीमिया रोग हो गया था। जो 17 नवंबर 2017 में बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को क्या हो गया, एनीमिया रोग हो गया था। ठीक, इसकी वजह से उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कमज़ोर हो रही थी, जिससे उनका ठीक से वृद्धि नहीं हो पा रहा था। अब एनीमिया रोग हो गया तो उनका वृद्धि कैसे होगी, नहीं हो पा रहा था और इनकी एनर्जी लेवल गिरने लगी। बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे। ठीक दोस्तों, चलिए फिटकरी के बारे में देखिए। फिटकरी क्या होता है, अगर आप गंदे जल में, अगर आप खुद अपने से ट्राई करिएगा, गंदे जल में अगर आप फिटकरी घोल देंगे ना तो उसमें की गंदगी जो होती है गिलास के नीचे पेड़ी में बैठ जाएगी। और एक चीज़ और,
क्लोरीन भी जल में उपस्थित गंदगी और कीटाणुओं को खत्म करने के लिए होता है। क्लोरीन जो होता है अगर हम गंदे जल में डाल देते हैं जिसमें कीटाणु होते हैं वो सब क्या होते हैं जल के मतलब गिलास के पेदे में बैठ जाते हैं। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा कब चलाई गई थी दोस्तों? दांडी यात्रा जो 1930 में जो चलाई गई थी, कहाँ से? अहमदाबाद से गुजरात तक चलाई गई थी। ये कौन? गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है ना। अब देखिए बछेंद्री पाल एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जो विश्व की 5वीं महिला थी। मतलब क्या हुआ था कि ये बछेंद्री पाल थी जो बछेंद्री पाल जो थी दोस्तों, या कि माउंट एवरेस्ट जो 8000 अभी मैंने बताया था 8838 मीटर की ऊंचाई होती है। किसकी? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। इस पे भारत की पहली महिला थी जो बछेंद्री पाल थी। भारत की पहली महिला थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, गई थी। और विश्व की देखा जाए विश्व स्तर से ये 5वीं महिला थी। ठीक है ना। यह जो एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ी थी। बछेंद्री गढ़वाल जो थी यह एरिया के नकुरी गांव में पली बड़ी थी जो उत्तराखंड में थी। इनका गाइड करने वाले ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। मतलब बछेंद्री गढ़वाल को जो गाइड कर रहे थे, जो गाइड करने वाले थे, उनका क्या नाम था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। 1986 में इन्हें टीम मेंबर के रूप में भी शामिल किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए दोस्तों। बछेंद्री पाल से एग्जाम में पूछता है। बछेंद्री पाल 23 मार्च को दोपहर 1:07 पर 8900 मीटर, आप भयभीत मत होइएगा दोस्तों कि 8900 मीटर लिखा है, यहाँ एनसीईआरटी में 8900 ही लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची जिसे सागर माथा कहते हैं। आप ये नोट करिएगा, सागर माथा किसे कहते हैं? सागर माथा किसे कहते हैं दोस्तों? जो माउंट एवरेस्ट की ऊपर वाली चोटी होती है, इसकी चोटी को क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। इस माउंट एवरेस्ट की चोटी क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे है? ये नेपाल में। मैंने पीछे बताया था। हाँ, तो देखिए बछेंद्री पाल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बछेंद्री पाल जो 30 मार्च को दोपहर 1:07 पर चढ़ी थी, मतलब माउंट एवरेस्ट पे, जिसको सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर एक से ज़्यादा लोग, जो इसकी चोटी होती है, पीक होती है, इस पे एक से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? सागर माथा। मैंने अभी आपको बताया सागर माथा किसे कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की जो ऊपर वाली चोटी होती है उसको सागर माथा कहते हैं। ठीक दोस्तों। बछेंद्री जो होती है, ये बछेंद्री चोटी पर जब वहाँ पहुँच गई, सागर माथा जिसे कह रहा है, चोटी पे, उसे नेशनल फ्लैग को सल्यूट किया और फहराया था। या बछेंद्री पाल वहाँ पे कितने समय व्यतीत की थी? वह 43 मिनट समय व्यतीत की थी। और वह क्या वहाँ पे फोटो वोटो भी याद भी खींची थी। ठीक है ना। विटामिन और आयरन से युक्त सामान, देखिए दोस्तों, विटामिन और आयरन से युक्त सामान का इस्तेमाल करना पड़ता है शरीर को गर्म रखने। जब ठंडा प्रदेश में आप जाएंगे, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर जाएंगे, तो आपको विटामिन और आयरन से युक्त सामान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हमारे शरीर को गर्मी मिलेगी। ठीक ना। टेकला गांव जो है 1600 मीटर ऊंचाई पर है, जो झलवार के राजस्थान में पड़ता है। ठीक ना दोस्तों। जब आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हो तो आपकी पीठ की कितने अंश का कोण? 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। ठीक। चलिए, अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, अगर बहुत से लोग दिल्ली मुंबई सफ़र किए होंगे, अगर आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्य को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। ठीक ना दोस्तों। ठीक। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर। जम्मू और कश्मीर के बड़े मुश्किल रास्ते हैं। किसकी वजह से? पत्थरों की वजह से जम्मू और कश्मीर की जो रास्ते हैं जो बहुत मुश्किल है। जम्मू और कश्मीर जो है लद्दाख का पड़ोसी राज्य है, और यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जम्मू कश्मीर, अगर आप जम्मू कश्मीर पहुँचते हैं तो वहाँ पे लेह लद्दाख से होकर जाना पड़ेगा। आप उनको लेह लद्दाख से ही जम्मू कश्मीर में एंट्री करनी पड़ेगी। पहाड़ी जगहों पर ठहरने के लिए लोग क्या, देखिए, एक नायलॉन टेंट का यूज करते हैं। कि अगर आपको पहाड़ी जगहों पे आपको रुकना है तो आपको नायलॉन टेंट का यूज करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब हैं। लद्दाख के बारे में कुछ देखिए। लद्दाख मैंने अभी बार लद्दाख के बारे में बता रहा हूँ, बार एग्जाम में भी पूछता है दोस्तों। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान और सूखा रेगिस्तान भी कहा जाता है। लद्दाख में बरसात बहुत कम होती है। लद्दाख में बर्फ से ढके हुए पर्वत हैं। ठंडा रेगिस्तान, सूखेपन के कारण यहाँ पेड़ नहीं पाए जाते। लद्दाख में बहुत ठंडी पड़ती है दोस्तों, इसलिए वहाँ पे क्या होता है?
सूखापन और ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पे पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। लद्दाख की भाषा भोती है, मैंने पीछे भी बताया था लद्दाख की भाषा क्या है दोस्तों, भोती है। क्या भोती है। हाँ एक चीज़, लद्दाख में जो है किसी का स्वागत के लिए लोग किस नाम से बुलाते हैं, झूले झूले नाम से बुलाते हैं, मतलब झूले झूले शब्द का प्रयोग करते हैं किसी का स्वागत करने के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पे वेलकम करते हैं, वहाँ पे लोग लद्दाख में लोग झूले झूले का प्रयोग करते हैं। यहाँ के घर 2 फ्लोर के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। जो लद्दाख में घर होते हैं या 2 फ्लोर के होते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर होता है, एक फर्स्ट फ्लोर होता है, 2 फ्लोर के होता है। ये जो होते हैं, ये घर जो होते हैं एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रख के बनाए जाते हैं, पत्थरों के बनी होती है। यह दीवार की पेंटिंग के लिए यहाँ लोग मड मतलब गोबर होता है, जैसे हम लोग गांव में बोला जाता है, मड और चूने का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर घर की सीढ़ियाँ लकड़ी से बनी होती हैं। सीढ़ियाँ किससे बनती है, यहाँ की सीढ़ियाँ जो होती हैं क्या, लकड़ी की बनी हुई होती हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए लद्दाख के बारे में ही अभी सीन चल रहा है। देखिए यहाँ पर घर के निचले तल पर पशुओं और कुछ आवश्यक चीज़ों को रखा जाता है। जब मतलब लद्दाख पे मतलब 2 फ्लोर मैंने अभी बताया है कि जो पत्थरों के ऊपर पत्थर रख के बनाए जाते हैं, यहाँ के निचले तल पे पशुओं तथा कुछ जानवरों, मतलब निचले तल पे पशुओं को तथा आवश्यक चीज़ों को रखा जाता है। जब लद्दाख में मैंने अभी बताया कि ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए लोग जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो लोग नीचे आ जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे नीचे वाले फ्लोर पे आके रहने लगते हैं। जैसे छत है दोस्तों, यह है मतलब ये घर बना रहता है, 2 फ्लोर का रहता है, तो ये ऊपर फ्लोर पे रहते हैं। यहाँ पे खिड़की उड़की लगी रहती है, लेकिन निचले फ्लोर पे एक भी खिड़की नहीं लगी रहती है। यहाँ पे गर्म रहता है, इसलिए लोग यहाँ पे जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो निचले तल में अपने पशुओं के साथ रहने आ जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये देखिए ये लद्दाख में लाल मिर्च, मक्का, ऑरेंज, पंपकिन पाया जाता है। ये लद्दाख में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या लद्दाख में। एवरी ड्रॉप काउंट के बारे में देखिए। राजस्थान के जैसलमेर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान के जैसलमेर में घाड़ी शहर एक स्थान है जहाँ पे झील पाया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में जो है घाड़ी शहर एक स्थान है जहाँ पे झील पाए जाते हैं। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है। क्या होता है, जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ पे लोग क्या होता है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। साल में एक बार, कभी कभी साल में बारिश भी नहीं होती है। कहाँ पे, राजस्थान के जैसलमेर में कभी कभी बारिश तो हो जाती है सीजन में, कभी कभी तो बारिश ही नहीं होती, मतलब साल में बारिश ही नहीं होती है। देखिए जैसलमेर में 9 झील है। देखें जैसलमेर में कितनी झीलें हैं, 9। अगर एक झील मतलब 9 झीलें ऐसे ऐसे झीलें बने हैं जो हैं, अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर एक झील में पानी आ गया तो सारे झील में पानी जाना सुनिश्चित है। मतलब जैसलमेर में 9 झीलें होती हैं, अगर एक झील में पानी आया तो सारी झीलों में पानी चला जाता है। 1986 की बात है, 1986 की बात है कि जोधपुर में एक बावड़ी अर्थात सीढ़ीदार झील की तरह से जिसमें पानी रहता था। मतलब 1986 बहुत पुराने समय की बात है कि जोधपुर में एक बावड़ी है, वहाँ पे क्या होती है, वह सीढ़ीदार झील रहती थी। उसमें इतना कचरा भर गया था कि उसमें से 200 ट्रक कचड़े निकाले गए थे। बावड़ी को साफ करने के लिए कितने, 200 ट्रक कचड़े निकाले गए थे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे नीचे देखिए दोस्तों। बावड़ी का उपयोग सामुदायिक स्रोत के रूप में जल संरक्षण, मतलब क्या होता है बावड़ी का उपयोग, मतलब उसमें तो बहुत सारा कचरा भर गया था, ठीक है ना, उसको क्या, उसमें क्या होता है तो जल को संरक्षित किया जाता है। मतलब कि वहाँ पे बारिश तो कम होती थी, इसीलिए वहाँ पे जल को संरक्षित किया जाता था कि आवश्यकता अनुसार हम पानी का उपयोग कर सकते थे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखिए अलबरूनी, ये आपके एग्जाम में ये छपेगा ही छपेगा, क्वेश्चन पक्का आने का है। अलबरूनी से देख लेना दोस्तों। यह जो अलबरूनी थे ये तारिक ए हिंद एक पुस्तक लिखी थी। ये भारत में आए थे, एक ट्रेवलर थे, ये एक ट्रेवलर थे। या कहाँ से आए थे, ये बार बार एग्जाम पूछा है, ये कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान ना लगा देना दोस्तों, उज्बेकिस्तान से लगाना है। अफगानिस्तान दे देगा, पाकिस्तान देगा, उज्बेकिस्तान दे देगा, आपको उज्बेकिस्तान लगाना है। अलबरूनी कहाँ से आया था, या उज्बेकिस्तान से आए थे। यह एक ट्रेवलर के रूप में थे। इन्होंने तारीख ए हिंद पुस्तक लिखी थी, भारत के इतिहास पर एक तारीख ए हिंद पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों। ये भारत के आर्किटेक्चर के बारे में चर्चा किए थे, जिन्होंने इसे बहुत अच्छा माने। जैसे झील था, बावड़ी था, उसमें नीचे उतरने के अलग रास्ते थे और ऊपर चढ़ने के अलग रास्ते होते थे। यही देखकर वो बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है पूछा हुआ एग्जाम में, निम्न में से क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा पक्षी कैकट्स के पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है।
ये कौन सा पक्षी होता है? डब। डब इसमें एग्जाम में ये भी दे देता है, डब को क्या कर देता है, ये लिख देगा फक्ता। आप देख लिए फक्ता, ये डब को फक्ता भी कहा जाता है दोस्तों, फक्ता। ठीक है ना, ऑप्शन में फक्ता दे देगा तो इसको भी आपको ट्रिक करना है, ये ना कि डब नहीं ऑप्शन है फक्ता है तो आप ना लगा क्या हो ना, फक्ता डब एक ही चीज़ है, इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये कांटों में, कैकट्स के पौधे में कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला रूप है, यह कहाँ का कला रूप है, यह कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। खेजड़ी पौधे से देखिए आता है क्वेश्चन, खेजड़ी पौधा जो है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। खेजड़ी पौधा कहाँ पे पाया जाता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। यह अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब खेजड़ी के पौधे को जो है अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसके छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ठीक दोस्तों, अब मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम पे आपको जाना है, बस एपेक्स ग्रुप सर्च करना है, आपको टेलीग्राम पर आ जाएगा, उसमें से आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। आप इस वीडियो पे अधिक केयर ना करके उस टेलीग्राम पे वीडियो पे, मतलब अगर नहीं समझ में आता है आपको, वीडियो वैसे समझ में आ जाएगी, इस पीडीएफ को जरूर आप 3 से 4 बार पढ़िएगा। अगर पीडीएफ नहीं पढ़ पाते हैं तो वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक ना दोस्तों, देखिए घुमक्कड़ बीज, ये घुमक्कड़ बीज, ये सारे जो बहुत सारे टमाटर, भिंडी, लहसुन, प्याज है, ये सब कहीं आपके भारत से ही के ही नहीं है सब, या कहीं कहीं से आए हुए हैं। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। बीज एक तरह के एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं, या पानी के द्वारा कपड़ों में चिपक कर एक स्थान से दूसरे, मान लीजिए कोई आ रहा है कि बांग्लादेश से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, उसके बैग से लग के या उसके कपड़े में चिपक कर कोई बीज यहाँ आ गया और गिर गया तो उसके पौधे यहाँ लग जाते थे। तो क्या है कि मतलब घुमक्कड़ बीज हैं ये। सोयाबीन के बीज जब पक जाते हैं, आप जानते ही होंगे सोयाबीन गांव में खेती होती है, सोयाबीन के बीज जब पक जाते हैं या फूटते हैं तो इनके जो है, ये फूटने के बाद इनके जो बीज होते हैं इधर उधर छिड़क जाते हैं, वहाँ पे पौधे उगने लगते हैं। ठीक है ना दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, क्या कि पत्ता गोभी, मटर ये कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू दक्षिण अमेरिका से आए हैं। भिंडी, काफ़ी बीन्स ये कहाँ के हैं? अफ्रीका से हैं। ये किसी न किसी तरह से किसी चीज़ में, कपड़े में या पानी के द्वारा बहते बहते यहाँ हमारे देश में आ गए हैं, या कहाँ के हैं? जैसे गोभी, पत्ता और मटर कहाँ का है? यूरोप का है। और हरा मिर्च, टमाटर, आलू ये दक्षिण अमेरिका का है। भिंडी, काफ़ी बीन्स यहाँ कहाँ? अफ्रीका का है। चंगथांग, देखो दोस्तों चंगथांग ये एक प्रजाति है, कहाँ के रहते हैं? लद्दाख की एक प्रजाति है चंगथांग। चंगथांग के लोग हैं जो ये 500 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं, और यहाँ का तापमान देखिए दोस्तों, इतनी ठंडी पड़ती है चंगथांग में, मतलब लद्दाख में इतनी ठंडी पड़ती है कि यहाँ पे देखिए तापमान -40 डिग्री तक भी चला जाता है। यहाँ पे जो चंगथांग में लोग ठंडी में अगर कोई घूमने टहलने भी जाता है, वहाँ पे जो जिस टेंट का उपयोग करते हैं रहने के लिए, उसे क्या कहते हैं? रीबो कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चंगपा एक प्रजाति है, जनजाति है, यह पहाड़ों पर रहती है। चंगपा एक प्रजाति है, जनजाति है जो पहाड़ों पर रहती है, 500 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं। ये लगभग 5000 लोग रहते हैं, मतलब 5000 मीटर और 5000 लोग रहते हैं, और मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक ना, यह पालतू जानवरों के साथ घूमते रहते हैं, जैसे भेड़, बकरी। यहाँ पर हवा कितना? 70 किलोमीटर प्रति आवर से चलती है। अब बताइए, जब पहाड़ के 5000 किलोमीटर ऊंचाई पे, 5000 मीटर ऊंचाई पे है तो वहाँ पे हवाएं तो तीव्र गति से चलेंगे ही। 70 किलोमीटर प्रति आवर से वहाँ पे हवाएं चलती हैं। यहाँ की जो बकरियाँ होती हैं, क्या है? इनसे स्पेशल बकरियाँ होती हैं जिससे पश्मीना साल, एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, पश्मीना साल। इससे बकरियाँ जो होती हैं, इससे क्या होता है? पश्मीना साल बनता है, और पश्मीना साल बनता है। पश्मीना साल क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये पश्मीना साल जो होता है ठंडी के लगभग, हम लोग जो साधारण स्वेटर यूज करते हैं इस समय, यह हमारे स्वेटर के ये 6 गुना गर्मी पैदा करता है। मतलब ये ठंडा को 6 गुना हमारे ठंडी से बचा देगा। एक स्वेटर, मतलब 6 स्वेटर हम पहने हैं, उसके बजाय अगर हम एक पश्मीना साल ओढ़ लेते हैं तो हमको ठंडी नहीं लगेगी। मतलब क्या है, और ये जो पश्मीना साल बनती है, ये भेड़ के, बकरी के जो बाल होते हैं, यह लगभग जो होती है, यह मनुष्य के बाल की 6 गुना पतली होती है। मतलब 6 गुना हमारे बाल जो होते हैं, इनके बाल की अपेक्षा 6 गुना मोटे होते हैं। मतलब जो भेड़ के बाल होते हैं, हमारे बाल की अपेक्षा 6 गुना पतली होती हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए, पश्मीना शाल से मैं सब जिक्र कर दिया। यह लगभग 6 स्वेटर के बराबर गर्म करता है तथा पश्मीना शाल बनाने में लगभग 250 घंटे लगता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस एक पश्मीना शाल बनाने में 250 घंटे लगते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, फॉर टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग मतलब पाचन की बात कर रहा है। हमारे पेट में मैंने पीछे बताया था, पेट का तापमान 30 डिग्री होता है। हमारा भोजन में जो तत्व पाया जाता है, मतलब भोजन की पाचन के लिए जो हमारे शरीर में भोजन को पचाता है, वह कौन सा तत्व होता है? अम्लीय तत्व होता है। चलिए देखिए जी, देखो दोस्तों, अगर हम जो मतलब अगर दूध को गर्म नहीं किए हैं तो यह हमारे पेट में 2 घंटे 15 मिनट 2 घंटे, हाँ देखिए दोस्तों, यह जो हम मतलब अनबॉयल्ड मिल्क मतलब अगर बिना गर्म किए दूध को पीते हैं तो हमारे पेट में 2 हावर 15 मिनट तक रहते हैं और 4 हावर 45 मिनट तक हमारे शरीर में ताकत बनाए रखते हैं। मतलब पेट से अम्लीय तत्व निकल के इसको पचाने में अधिक समय लगता है। अब बॉयल्ड दूध है, यह 2 हावर तक पेट में रहते हैं और 4 हावर 15 मिनट में यह हमारे पेट में के अम्लीय तत्व जो है इसको पचाते हैं, मतलब पचाने में लगता है। बॉयल्ड एग क्या है दोस्तों? बॉयल्ड एग जो होता है यह 3 हावर 30 मिनट तक और 8 हावर इनको क्या लगता है? पचने में लगता है। हाफ बॉयल्ड एग 3 हावर में, रा एग बॉटल 2 हावर में, रा एग 1 हावर 30 मिनट में। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। श्रीनगर में जो होता है घर जो होता है नाव पे होता है। दोस्तों क्या होता है? नाव पे घर बना हुआ होता है। यह नाव में बना होता है 80 फीट लंबी। नोट करिए दोस्तों, इसकी लंबाई जो होती है यह 80 फीट की होती है और चौड़ाई जो होती है 8 से 9 फीट। कितनी? 8 से 9 फीट इसकी चौड़ाई होती है और लंबाई कितनी होती है? 80 फीट होती है और चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 9 फीट होती है। ठीक दोस्तों, डोंगा यह नाव के डाल लेक और झूलम रिवर के देखने में मिलती है। झूलन रिवर पर ये डाल लेक पे डोंगा जो नाव है यह डाल लेक और झूलन रिवर पे देखने को मिलेगी। यह छत पे नाग गुम्फन का डिजाइन बना रहता है। इसका यही बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो डोंगा होता है इसके नाव पे नाग गुम्फन का चित्र भी बना रहता है तथा यहाँ पे पजल डिजाइन भी बनी रहती है। उसके छत पे पजल डिजाइन भी बनी रहती हैं। कच्छ एक गुजरात का भाग है जहाँ पे 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। यहाँ इससे पृथ्वी कप उठी थी। ठीक है ना दोस्तों, ये सबको पता होगा, ये बहुत पीछे की घटना है। हमारे मुंह से हवा निकलती है, इस समय ठंडी है, देख रहे हैं हमारे मुंह से हवा जो निकलती है यह कौन है? गर्म है या ठंडी? या हमारे बाहर के तापमान पे डिपेंड करता है। ठंडी है, हमारे मुंह से गर्म हवा निकल रही है, ठंडी गर्म हवा निकल रही है, हमारे तापमान पे बाहर के तापमान पर डिपेंड करता है। ठंडी हवाएं भार की वजह से नीचे की तरफ आती हैं और गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं। जैसे गर्म हवाएं होती है, पानी को गर्म करते हैं, देखते हैं भाप बन के ऊपर जाती हैं। क्या होती हैं? भाप बन के ऊपर जाती हैं। ये क्या होती हैं? ठंडी हवाएं जो होती हैं नीचे की तरफ आती हैं और जो गर्म हवाएं होती हैं वह ऊपर की तरफ जाती हैं। एक चीज नोट करिए दोस्तों, कॉन्डोनेशन के कारण मुंह में ठंडी भाप निकलती है। सेंथोस्कोप द्वारा दिल की धड़कन, जो डॉक्टर होता है सेंथोस्कोप के द्वारा वह हमारे दिल की धड़कन को सुनता है, पता लगाता है बुखार है, क्या है, शरीर में परेशानी। हुज फॉरेस्ट मतलब जंगल किसके हैं, इसके बारे में देखिए दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, कुड़ुक भाषा जो है झारखंड की बोली। क्या की है? झारखंड की। अब जो जंगल को लोग कुड़ुक भाषा में क्या कहते हैं? तोरंग। क्या कहते हैं? तोरंग कहा जाता है। तोरंग कहा जाता है जंगल को। क्या कहा जाता है? कुड़ुक भाषा में तोरंग कहा जाता है। राइट एक्ट 2007 में क्या कहा गया है दोस्तों? राइट एक्ट 2007 में क्या कहा गया? जंगल में अगर जो कोई भी इंसान 25 साल से रह रहा है, अगर 25 साल से जंगल में रहता है तो जंगल से उसे नहीं हटाया जा सकता। जंगल में किस तरह का पौधे लगाया जाएगा यही लोग निर्णय लेते हैं। कौन लोग लेते हैं? जो 25 साल से लगभग जंगल में रहते हैं। वहाँ की ग्राम तथा जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रहती है? वहाँ की जंगल की जानकारी किसकी रहती है? जो 25 साल से वहाँ रहते हैं उसकी सुरक्षा की जानकारी मतलब जिम्मेदारी किसकी रहती है? सुरक्षा मतलब जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? वो 25 साल से रह रहा है, उसी की जिम्मेदारी होगी। कौन सा पौधा उपयोगी होगा उसके बारे में वही जिक्र करेगा, निर्णय लेगा। ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ है कि मतलब यह अधिकार जो है 2007 में जंगल अधिनियम 2007 द्वारा माना गया था। ठीक है ना दोस्तों। बंगाम गुजरात में है। पहले लोग लौकी को
को सुखाकर उसके अंदर बीज भर के ऊपर से गोबर भिंडी के लेप कर देते, जिससे बीज कुछ दिनों तक सुरक्षित रहती थी। पहले आप लोग गांव में देखे होते हैं कि लौकी के बीज का जो होता है बीज उज निकाल दिया जाता था, फिर लौकी सूख जाती थी, उसके अंदर लोग बीज रख के जो है उसमें गोबर का लेप करके उसको सुरक्षित रखा जाता था ठंडक की वजह से, मतलब ठंडक की वजह से वह सुरक्षित रहती थी बीज। आज तो बहुत किस्म के तरीके चल गए हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह चल गए हैं। ठीक है दोस्तों, गुजरात की एक सब्जी, मतलब गुजरात की सब्जी डिश है जिसका नाम क्या है, उड़िया। जो कोयले के बीज उल्टे, गुजरात की एक सब्जी डिश है जिसका नाम क्या है, उड़िया है, जो कोयले के बीच उल्टे बर्तन रखकर पकाई जाती है, जिसकी बाजरा की रोटी दही आदि के साथ खाया जाता है। सब्जी को जो है उल्टे बर्तन करके पकाया जाता है, जिसका नाम उड़िया है। नोट करिए ये नाम, उड़िया सब्जी का नाम। गुजरात में जो सब्जी का डिश है उसका नाम क्या है, उड़िया। ठीक है ना, बाजरा रोटी और दही आदि के साथ इसे खाया जाता है। अगर आप खेत में एक ही प्रकार के फसल बार बार, नोट करिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा है, अगर आप खेत में एक ही प्रकार की बार बार फसल उगा रहे हैं तो आपका खेत क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। और उसमें बार बार अगर उर्वरक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपकी खेत जो है क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगा। इसीलिए जो किसान लोग होते हैं क्या करते हैं कि बार बार फसल का एक्सचेंज करके बोते हैं, मतलब गेहूं की फसल बोएंगे, फिर धान की बोएंगे, मटर चना अरहर अनेक प्रकार की फसल बार बार बोया जाए। अगर आप फसलों को बदल के ना बोया जाए तो हमारी ज़मीन कैसे हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, झूम की खेती, फसल के काटने के बाद कुछ वर्ष फसल के काटने के बाद कुछ वर्ष तक इसके फसल ना उगाने के बाद पत्ते जड़ आदि को जलाने पर बनाई राख भूमि उपजाऊ हो जाती है। ये झूम की खेती है जो दोस्तों, देखिए यहाँ देखिए, झूम की खेती क्या है, तो यह फसल उगाने के बाद जब फसल को कटाई के बाद उसमें निकलने वाली पत्तियां, आप वो सिंपल भाषा में समझिए, जब झूम की खेती क्या है, इसको खेत में जब फसल झूम की खेती का उगा दिया जाता है तो क्या होता है कि उसको जब काटने के बाद उसको क्या होता है, उसको कुछ दिन तक खाली छोड़ दिया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि इसको तुरंत जला दिया जाता है, मतलब काटने के बाद उसके जो बचे अवशिष्ट होते हैं, पदार्थ होते हैं, उसको तुरंत जला दिया जाता है, नहीं, इसको खाली छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के बाद, फिर उसके बाद उसमें उसको जला दिया जाता है। उसको जलने से जो राख वोख बचती है वो उर्वरक का काम करती है। यहाँ से एक पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, फसल करने के बाद कुछ वर्ष तक इस फसल को में नहीं उगाया जाता, मतलब ये फसल काट दिया गया तो उसमें फसल कुछ वर्ष तक नहीं उगाया जाता है। फिर उसके बाद पत्ते जड़ आदि को जलाने के बाद बनी राख से जो भूमि होता है उपजाऊ हो जाता है। ठीक दोस्तों, इस भूमि में जब फसल उगाने के लिए खुदाई होती है तो इसे बहुत हल्का सा खोदा जाता है। एग्जाम ऑप्शन में रहेगा, बहुत मतलब झूम खेती करने के बाद जब खेत की खुदाई होती है तो बहुत गहराई तक होता है ना, आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है, बहुत हल्का खुदाई होती है। ठीक है दोस्तों, क्रोटन के पौधे जब भूमि के ऊपरी परत अनुपजाऊ हो जाती है तो इनकी पत्तियां मुरझा जाती है। एक क्रोटन पौधा है, जब एक क्रोटन पौधा है, क्रोटन एक पौधा है जब भूमि की ऊपरी परत जब अनुपजाऊ हो जाती है, मतलब जब फसल है उगाया जा रहा है तो जब क्रोटन का मान लो आप क्रोटन का पौधा लगाए हैं तो पौधा जो है अगर भूमि की परत ऊपरी परत जो है अनउपजाऊ हो जाएगी, मतलब उपजाऊ नहीं रह जाएगी, तो उसकी पत्तियां जो क्या होती हैं, मुरझाने लगती हैं। ठीक है, अर्थात यह पौधे ही बता देते हैं कि अर्थात यह पौधा ही बताता है कि भूमि की ऊपरी परत अब उपजाऊ नहीं है। ठीक है ना, भूमि सूख जाती है क्योंकि क्रोटन की जड़ अधिक अंदर तक भूमि में नहीं फैली जाती हैं। जो ये भूमि की ऊपरी परत होती है, क्रोटन के पौधे यहीं ऊपर से, इसकी जड़ें अंदर तक नहीं जाती हैं, ये ऊपर ही होते हैं, इसलिए इसकी पत्ते अगर यह भूमि की ऊपरी परत जो है अनुपजाऊ हो जाएगी तो यह इसकी पत्तियां जो है ऐसे ऐसे मुरझा के लटकने लगेगी धीरे 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 धीरे। तो इसकी क्योंकि इसकी जड़ी अंदर तक गहराई तक नहीं गई जाती, इसीलिए क्रोटन के पौधे जो है भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो पता लग जाता है कि भूमि अनुपजाऊ हो गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए, गाय के गोबर का घर पर लेप घर के कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, जब घर पे गाय का गोबर लगाया जाता है, लेप किया जाता है, वह क्यों लगाया जाता है, क्योंकि मतलब कीड़े मकोड़े जो हैं घर की दीवारों से दूर रहें। मिजोरम की फसल क्या है, चावल। नोट करिएगा दोस्तों, मिजोरम की फसल क्या है, मिजोरम की फसल क्या है, चावल। मिजोरम की फसल क्या है, चावल। यहाँ पर लोग फसल पकने पर लोग देखिए दोस्तों चिराव डांस करते हैं। कहाँ के लोग, चिराव डांस कहाँ का है, चिराव डांस कहाँ का है, मिजोरम का है। चिराव डांस कहाँ का, मिजोरम का है। यह लोग क्या होते हैं, यहाँ के लोग डंडे बम्बू याद को पकड़कर चिराव डांस करते हैं। जैसे डंडे याद को पकड़कर यहाँ पे लोग चिराव डांस करते हैं, मिजोरम के लोग।
देखिए एक ग्रेगर मेंडल के बारे में बात सुन लीजिए। ग्रेगर मेंडल एक गरीब किसान के घर में 1822 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे थे। ग्रेगर मेंडल जो थे, इन्होंने मेंडल एक मठ में 28,000 पौधों पर लगभग 7 साल, 7 लिखा दोस्तों, 7 साल प्रयोग किए थे। मतलब एक मठ में वह 28,000 पौधों पर प्रयोग किए थे, मतलब रिसर्च कर रहे थे। कौन थे ये? ग्रेगर मेंडल थे। एक बहुत गरीब किसान के थे। 1822 की बात, बहुत पुरानी बात है दोस्तों। ये 7 साल प्रयोग किए थे 28,000 पौधे पर, ठीक है ना। मटर के अंदर कुछ विशेषताएं होती है, जोड़े में होती हैं। देखते हो आप लोग, इस समय मटर का ही सीजन है। आप देखते हैं कि मटर की जो होते हैं ऐसे ऐसे चपकी हुई होती है। क्या होती है? पैक होती है, तो ये चपकी हुई होती है, मतलब जोड़े के रूप में होती हैं, ठीक। इसके बीज 2 रंग के नहीं होंगे, चाहे या पीला होगा या हरा, ठीक है ना। इसके बीज जो होते हैं एक ही कलर के होते हैं, हरे हरे कलर के होंगे। या मटर सूख गई है तो पीला पीला ही निकलेगा। मटर जब सूख जाती है, सुखा दिया जाता है, जिसकी दाल बनती है, देखते हैं कि सूखने के बाद उसके अंदर पीले पीले मटर निकलने लगते हैं। लेकिन हरी जब खाती हैं तो सब हरा ही रहेगा। ये नहीं कि अब ये नहीं है कि अगर ऐसे मटर है तो ये बीच में एक हरा है, हरा हरा है, तो ये बीच में कहीं से आके इसी में नीला भी रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें एक ही कलर के, मतलब मटर के में एक ही कलर के, चाहे हरा ही पाया जाएगा चाहे पीला ही, दाने उसके जो है हरे या पीले ही पाए जाएंगे। मटर पर बीज एक ही प्रकार का एक ही साथ होगा, चाहे वह खुरदुरा है या मुलायम, ठीक है ना दोस्तों। दशहरा, आप लोग को बता दूं, दशहरा आप बहुत लोग दशहरा के बारे में जानते होंगे सभी लोग, कि जो ठंडी के बाद आता है। क्या होता है? ठंडियों के बाद अक्सर दशहरा आता है। सभी लोग दशहरा गांव में लोग मेला के कहते हैं। यह कब आता है? ठंडी में और बरसात के बाद। यह ठंडी में, ठंडी से पहले और बरसात के बाद क्या होता है? दशहरा आता है, ठीक ना दोस्तों। क्रावन, देखिए यह एक प्रकार का गाड़ी होता है, ठीक है ना। क्रावन क्या होता है? एक प्रकार की गाड़ी होती है जिसमें हर चीज़ सुविधा होती है, उठने बैठने खाना बनाने सब चीज़ की सुविधा होती है। एक प्रकार की वैन होती है, जैसे मैजिक टाइप में वैन होती है जिसमें हर चीज़ की सुविधा होता है, खाना पीना, खाना बनाना, सोना, हर चीज़ की सुविधा होती है। चूहे के बारे में, हाँ एक चीज़ क्वेश्चन दोस्तों सुन लीजिए, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा एक जो है जो जिसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वह सभी चीज़ों को काटता रहता है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि चूहे होते हैं या गिलहरी। गिलहरी है कि चूहा? ये बहुत बुक में दिया है कि चूहे हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में गिलहरी ही दिया है। गिलहरी आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है दोस्तों। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। आपको डेली, मतलब आज जैसे हम आपको ईवीएस का 15 नंबर का करा रहे हैं एनसीईआरटी का, कल आपको ईवीएस की पेडागोजी करवाएंगे, ठीक। इसी प्रकार सीडीपी की भी चलेगी, ठीक दोस्तों। नागपुर में दाल, आप कभी दाल में मीठा डाल के खाए हैं? नहीं खाए हैं ना। लेकिन नागपुर में लोग क्या होते हैं, दाल में भी मीठा मिलाकर खाया करते हैं, ठीक ना। ब्रेन लीफ के बारे में जान लीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 1821 में इसका आविष्कार हुआ, किसका? ब्रेन लीफ का। ये किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया है, लाया गया? लुइस ब्रेन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। ये 4 जनवरी 1809 में जन्मे हैं। 6 जनवरी 1852 में इनका देहांत हो गया था। यह ब्रेन लीफ किसके द्वारा? लुइस ब्रेन के द्वारा आए थे। लुइस ब्रेन कहाँ के थे? फ्रांस के थे। लुइस ब्रेन कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ब्रेन लीफ भी एक मोटे कागज पर छेद करके लिखा जाता है। तो मतलब ये जो ब्रेन लिपि है, या जो होते हैं बंधे बच्चे होते हैं, उनके लिए यूज में आया जाता है। या पन्नों को खुरदुरे करके, छेद करके, मतलब खुरदुरे करके उसको बच्चे स्पर्श करके पता लगाते हैं कि मतलब यह क्या लिखा है। अब इसमें एग्जाम में पूछता है कि कितने डाट होते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि ब्रेन लिप में 6 डाट होते हैं। कितने? 6 डाट को मिला के अक्षर को बनाया जाता है। यह लिप दृष्टिबाधित, मतलब जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी होता है। वह इसे टच करके पता करते हैं। लुइस ब्रेन ने 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं का उपयोग करके 64 अक्षरों को चिन्हित वाली लिपि बनाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग एकदम लास्ट सीमा पे हैं। चलिए दोस्तों, बज्जू विलेज कहाँ का है? बज्जू विलेज कहाँ का है दोस्तों? यह हमारा असम का है। कहाँ का है? सॉरी दोस्तों, बज्जू विलेज कहाँ का है? यह राजस्थान में है। बज्जू विलेज कहाँ है? यह राजस्थान में है। असम के घर के बारे में बात करते हैं। असम में बरसात बहुत होती है दोस्तों। असम में क्या होती है? बरसात बहुत होती है। असम के घर बांस के खंभे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। असम में बरसात बहुत ज़्यादा होती है। पूछता है, ऑप्शन दे देगा। असम में जो है घर बांस के खंभे पर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर जमीन के ऊपर बनाए जाते हैं।
लकड़ी की बनाई जाती है। ऑप्शन देगा 14 से 20 फुट पर लंबे बांस पर घर बनाए जाते हैं। नहीं, आपको देखना है कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पर असम में घर बनाए जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। एस्किमो लोग बर्फ से अपना घर बनाते हैं। जो एस्किमो लोग होते हैं वह बर्फ से अपना घर बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ये इग्लू जो है ऐसे गुफा के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों, ऐसे गुफा के अकॉर्डिंग इग्लू होता है, या प्रवेश द्वार होता है। यह क्यों इसके अंदर रहते हैं, यहाँ तो बर्फ पड़ती है, इसके अंदर क्यों पड़ती है, ये बर्फ की बनी होती है, इसलिए बनती है कि इग्लू में जो रहते हैं उसकी गर्मी अंदर ही अंदर बनी रहती है। ऑप्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब लिखा है इग्लू कहते हैं। ये बर्फ की दीवारों के बीच इसलिए रहते हैं क्योंकि बर्फ के दीवार के अंदर की गर्मी अंदर ही रहती है, बाहर नहीं आती है। अंदर बाहर तो बहुत ठंडी रहती है, लेकिन जो दीवार के अंदर की गर्मी होती है अंदर ही रहती है, इसीलिए इग्लू में लोग, एस्किमो लोग कहाँ, क्या नाम है इसका दोस्तों, ये एस्किमो लोग। क्यों, ये एस्किमो लोग जो कहाँ पे रहते हैं, एस्किमो लोग कहाँ पे रहते हैं, इग्लू में रहते हैं, ठीक ना। असम में वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है। मैंने अभी आपको क्या बताया, असम में बरसात बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे 10 से 12 फीट ऊंचाई पर लोग घर, बांस के खम्भों पर घर बनाते हैं। ऐसे बांस के खम्भे होते हैं, इस पर 10 से 12 फुट ऊंचाई के बाद यहाँ पे लोग घर बनाते हैं। ऐसे खम्भे पे खड़ा कर देंगे, ये 10 से 12 फीट रहेगा, अब यहाँ पे घर बना के रहते हैं। क्योंकि यहाँ बरसात होगा तो यहाँ 200 मीटर तक, यहाँ पे 200 मीटर तक गहराई, 200 मीटर कितना है यहाँ पे, 200 सेंटीमीटर दोस्तों, 200 सेंटीमीटर तक, 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे, मतलब 200 सेंटीमीटर ऐसे गहराई तक, यहाँ 200 सेंटीमीटर जहाँ तक आएगा यहाँ तक वर्षा के पानी होते हैं लगभग, ठीक दोस्तों। इसकी आर्द्रता, यहाँ का मौसम हमेशा आर्द्रता भरा रहता है, इसलिए यहाँ पर घर बांस के मजबूत खम्भों के ऊपर बनाए जाते हैं। असम का लोक नृत्य क्या है, बिहू डांस। क्या है दोस्तों, बिहू डांस है, ठीक है दोस्तों। चलिए लास्ट पॉइंट है दोस्तों, ब्रेन लीप। आजकल कंप्यूटर में भी प्रयोग लाया जा रहा है, कंप्यूटर में भी ब्रेन लीप का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए श्रीनगर में घर कैसा है, देखिए श्रीनगर के बारे में देख लीजिए दोस्तों। कहवा ट्री, यह एक प्रकार की चाय है जो इलायची बादाम को मिलाकर बनाई जाती है, जो श्रीनगर में प्रयोग में लाई जाती है। देखिए हांगकांग, यहाँ के लोग सांप खाते हैं, नोट करिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछता है कहाँ के लोग सांप खाते हैं, हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। यहाँ का डिश है जहाँ पे लिंग यू फेन, यह एक डिश का नाम है हांगकांग में, लिंग यू फेन, जहाँ पे लोग सांप को खाते हैं, उसकी एक डिश है जिसका नाम लिंग हू फेन है। एग्जाम में पूछा हुआ है दो बार। कश्मीर, यहाँ के लोग सरसों के तेल में मछली को फ्राई करके खाते हैं। कश्मीर के लोग क्या करते हैं, सरसों के तेल में मछली को क्या करते हैं, फ्राई करके खाते हैं, मछली को तेल में। और गोवा के लोग क्या खाते हैं, गोवा के लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ के लोग मछली को नारियल के तेल में पका खाते हैं। मतलब गोवा में जान लीजिए कि नारियल बहुत होता है, नारियल और केला जो गोवा में बहुत होते हैं। लोग अपने आंगन में भी नारियल का पेड़ लगाए रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। केरला, यहाँ की पर साबूदाना को उबालकर खाते हैं यहाँ, तथा साथ में नारियल के तेल बनी कढ़ी को खाते हैं। क्या करते हैं, बनी कढ़ी को खाते हैं। अगर यह वीडियो दोस्त, यह इस वीडियो की जो PDF है दोस्तों, वह आपको टेलीग्राम पे जाकर येपेक्स ग्रुप सर्च करना है। जिसके में टेलीग्राम नहीं है वो डाउनलोड करेंगे, येपेक्स ग्रुप डालेंगे। यह मैं अपने हाथ से नोट्स बनाया हूं दोस्तों, आप डाउनलोड करिएगा। 2 से 3 बार इस PDF को जरूर पढ़िएगा और वीडियो 2 से 3 बार देख लेंगे, आपका 15 नंबर पक्का फिक्स है यहाँ से। और 15 नंबर की EVS की कल पेडागॉजी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।